उसे घर के अंदर अजीब सा डर लगने लगा था। ऐसा लगता था जैसे हर वक्त कोई इधर से उधर चल रहा हो। ताशफीन का घर छोड़े आज 5 दिन हो चुके थे। वो वापस अपने पुराने घर में आ गई थी। वो यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि उनका नया घर अभी तक तैयार नहीं था। ये घर ज्यादा फासले पर और आबादी से जरा अलग होने की वजह से इरफान ने उसे यहाँ रुकने के लिए नहीं कहा था। और जब इरफान ने दूसरी शादी की थी उसने घर बदल दिया था क्योंकि वो उसे उस घर में नहीं रखना चाहता था जहाँ ज़ैनब ने अपनी जिंदगी गुजारी थी। ज़ैनब ने जितना वक्त उसके साथ गुजारा था उसी घर में गुजारा था। उसने बहुत मोहब्बत से उस घर को तैयार किया था। ज़ाइना इसी घर में रहना चाहती थी लेकिन इरफान ने कह दिया कि वो नहीं चाहता कि ज़ैनब की रूह को कोई भी तकलीफ हो। इसलिए उसने शहर के बीचों बीच बहुत बड़ा घर लिया था। कहने को आबादी वहां भी नहीं थी लेकिन वो शहर के पास था और ये बहुत अलग सा घर था। और ताशफीन का घर छोड़ने के लिए उसने ही इरफान से जिद की थी कि उसे किसी भी हालत में दूसरे घर जाना है। इरफान पहले तो मान ही नहीं रहा था लेकिन फिर आखिरकार उसे मानना पड़ गया। शायद डैनी घर पर नहीं था जबकि वो ज़ैनब और इरफान के उस बेडरूम में थी जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के हसीन लम्हात गुजारे थे। इस घर में आना उसकी ख्वाहिश थी। वो इसी घर में बसना चाहती थी लेकिन ऐसा मुमकिन न हो सका और अब वो इस घर में थी लेकिन उसके अंदर कोई ख्वाहिश न थी, बल्कि खौफ था। अजीब सा खौफ। उसे लग रहा था कि ज़ैनब हर वक्त उसके आसपास है और तो और कल रात तकरीबन 1:30 के वक्त उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कमरे में कोई लड़की साड़ी बांधे इधर से उधर चल रही हो। उसमें हिम्मत ही न बची कि वो उठकर चीख पाती। जबकि वो लड़की अलमारी के पास आती तो कभी गुनगुनाती हुई बेड के पास आती। उसने पानी का गिलास भरकर उसके सिरहाने रखा और कहा, ज़ाइना तुम पानी लाना भूल गई थी, मैं ले आई हूँ तुम्हारे लिए, पी लेना। उसकी ये बात सुनने के बाद वो होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। अब दोपहर के 2 बजे के करीब उसकी आंख खुली थी और आंख खुलते ही उसने उठने की कोशिश की लेकिन जिस्म पर अजीब सी थकावट सवार थी। वो उठ ही नहीं पा रही थी। उसने अंदाजा लगा लिया था कि उसको बहुत तेज बुखार है। शायद मैं ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अपने सर पर सवार करने लग गई हूँ। मुझे इन सब चीजों से जान छुड़ानी चाहिए। ज़ैनब मर चुकी है इतने सालों से। अगर वो मेरे आसपास नहीं रही तो अब भी नहीं आ सकती। मैं ज़रूरत से ज्यादा ही ज़ैनब को अपने सर पर सवार कर चुकी हूँ। वो सोचते हुए उठकर बैठने की कोशिश करने लगी जब उसे फिर से बाहर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कौन है? उसने कँपाते लहजे में पूछा था। जब आवाज आहिस्ता आहिस्ता उसे करीब होती सुनाई देने लगी। एक साया सा कमरे के बाहर था। इससे पहले कि वो साया उसके सामने आता उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। जबकि दरवाजे पर खड़ा डैनी बहुत सुकून से ये नज़ारा देख रहा था। उसके अंदर तक इत्मीनान बढ़ गया था। क्या हो गया है आपको? आप इस तरह से चीख क्यों रही हैं? तबीयत ठीक है ना आपकी? वो अंदर दाखिल होते हुए उनसे पूछने लगा। ब्लैक जीन्स के ऊपर व्हाइट शर्ट पहने वो कहीं जाने के लिए तैयार था। तू माँ घर पर ही थे सुबह से, या अब तुम कहीं जा रहे हो? जी हाँ, मैं सुबह से घर पर ही था, अभी जा रहा हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड है निशा, मैं उसके पेरेंट्स से मिलने जा रहा हूँ। मैं ठीक लग रहा हूँ ना? उसने सरसरी से अंदाज में पूछा था। मैं क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? वो काफी घबराए हुए लहजे में पूछ रही थी। ऑफ कोर्स नॉट। आप मेरा काम बर्बाद कर देंगी। मैं उस लड़की से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं हरगिज नहीं चाहता कि आप मेरे मामलात में किसी भी तरह की दाखिल अंदाजी करें। उसने बहुत साफ गोई से कहा था। नहीं डैनियल, मैं किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं करूंगी। मुझे बस अपने साथ ले चलो। मुझे यहाँ घर में रहते हुए डर लग रहा है, उसने सच्चाई बयान करते हुए कहा तो डैनियल के लिबों पर तल्ख सी मुस्कुराहट आ गई जिसे उसने बड़ी सफाई से छुपा लिया। अभी से डर लग रहा है? अभी तो मैंने आपके कत्ल की साजिश नहीं की। उसका अंदाज बिल्कुल सीरियस था लेकिन ज़ाइना सीरियस लेती नहीं थी क्योंकि वो ऐसी बातें अक्सर करता रहता था। प्लीज, यहाँ मेरा दिल घबरा रहा है। हमारा घर कब तक तैयार होगा? कब तक सब कुछ ठीक होगा? वो परेशानी से पूछ रही थी जबकि वो कंधे उचका गया। उठिए, जाकर तैयार हो जाए और प्लीज, मेरे ससुराल वाले न जरा मजहबी किस्म के लोग हैं तो आप जरा मजहबी किस्म का ड्रेस पहनिएगा, ऐसा करें। यहाँ तो आपके पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। मॉम के सारे कपड़े बाबा ने संभाल कर रखे हुए हैं, आप उनमें से न ममा की एक ड्रेस ले लें। मुझे मेरी ममा पर न साड़ी बहुत खूबसूरत लगती थी, आप उनकी साड़ी पहन लें।
और प्लीज इन लोगों के सामने थोड़ा तमीज से रहिएगा, वो कहकर निकल गया था। जबकि वो परेशानी से अपने बाल बांधती बुखार के बावजूद भी उठकर अलमारी तक आई थी। उसने देखा अलमारी में एक साड़ी सामने पड़ी हुई थी, नीले रंग की वही साड़ी शायद उसने कल रात अपने आसपास महसूस की थी। वो कितनी ही देर उस साड़ी को देखती रह गई। ये साड़ी अलग क्यों पड़ी हुई थी? क्या इसको किसी ने इस्तेमाल किया था? उफ, कितनी देर यहाँ खड़े रहने का इरादा है? जरा जल्दी करे, ये वाली साड़ी पहन ले। वैसे भी ये मेरी मम्मा की फेवरेट थी, चलो जल्दी से पहनो। टाइम नहीं है उन लोगों को, मैंने 4 बजे का वादा किया हुआ है, उनका घर काफी दूर है। वो साड़ी उसके हाथ में थमाता उसे वॉशरूम के दरवाजे तक छोड़ आया था। वो न चाहते हुए भी वही साड़ी पहनने पर मजबूर हो गई थी। बहन जी, आपका बेटा हमें बहुत पसंद है, और वैसे भी अगर हमारी बेटी की मर्जी यहाँ पर है तो हमें भला क्या एतराज हो सकता है? अंकल ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखते हुए कहा था, जबकि वो भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उस छोटे से घर को देख रही थी। आपकी बेटी कहाँ है? हम उससे मिलना चाहते हैं, उसने मुस्कुरा कर कहा था। मेरी बेटी तो एकेडमी गई हुई है, वो उस वक्त घर पर नहीं होती। दरअसल उन लोगों के एग्जाम्स होने वाले हैं न, तो वो बस उन्हीं की तैयारियों में मसरूफ है। अच्छा, तो फिर कोई तस्वीर ही दिखा दे, उसकी जाइना ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने देखा हुआ है न, इतना ही काफी है, और वैसे भी अंकल लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ तस्वीरें होंगी, डैनियल ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा। जी दरअसल उसकी तस्वीरें तो नहीं होंगी हमारे पास। वो ज्यादा तस्वीरें बनाती नहीं है, और फिलहाल हमने घर शिफ्ट करना शुरू किया है तो तस्वीरें वगैरह अभी हम लाए नहीं हैं। आप देख सकते हैं बाहर सारा सामान बिखरा पड़ा है, अंकल ने उनकी तरफ देखते हुए माजरत ख्वाह अंदाज में कहा। तो जाइना ने मुस्कुराकर बात खत्म कर दी, जबकि डैनियल ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया था। डैनियल के डैड कुछ दिन के बाद वापस आ जाएंगे, फिर चक्कर लगाएंगे हम उनके साथ ही। डैनियल को पसंद है लड़की तो हम एतराज तो कोई करेंगे नहीं, हमारे लिए हमारे बेटे की पसंद अहमियत रखती है। इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द शादी की डेट फिक्स करना चाहेंगे, जाइना ने जल्दी दिखाई थी। जी बिल्कुल, हमें भी कोई एतराज नहीं है, हम भी यही सोच रहे थे कि निकाह कर देते हैं, बाकी रुखसती वगैरह उनकी पढ़ाई के बाद कर लेंगे। उन्होंने बहुत मुनासिब आइडिया दिया था। बेहतरीन, मेरे शौहर आ जाएं तो फिर हम इस बारे में तफसील से बात करेंगे, जाइना ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। तो उन्होंने भी सर को हाँ में जुम्बिश दी। जबकि अब वो डैनियल के साथ वापस घर चलने की तैयारी कर रही थी। डैनियल ने किसी फरमाबरदार बेटे की तरह अपनी सौतेली माँ का हाथ थामा और उसे सहारा देते हुए बाहर ले आया था। लोग तो काफी अच्छे लग रहे हैं, जाइना ने बस इतना ही कहा। न जाने क्यों वो डैनियल से बात करना चाहती थी, जबकि डैनियल ने मुस्कुराकर हामी में सर हिलाया था। लोग अच्छे लग रहे हैं क्योंकि लोग बहुत अच्छे हैं, हर कोई आपके जैसा तो नहीं होता ना। बस अब बाबा आए तो आप बात कर लीजिएगा, वरना मैं खुद ही बात कर लूंगा। वो बात खत्म करता गाड़ी स्टार्ट कर चुका था, जबकि जाइना उससे बहुत सारी बातें करना चाहती थी, लेकिन न तो उसके मिजाज मिल रहे थे और न ही उससे बात करने के लिए उसके पास कोई बात थी। हाँ, काश वो उसके साथ कभी भी एक माँ जैसा ताल्लुक रखती तो यकीनन वो भी इस बुरे वक्त में उसका सहारा जरूर बनता, लेकिन अब नहीं। नाश्ता बहुत पुरसुकून माहौल में किया जा रहा था। सदफ का रिश्ता देखने के लिए आज कुछ लोग आने वाले थे, जिसकी वजह से वो काफी शर्माई शर्माई सी बैठी हुई थी। कल ही वो ब्यूटी पार्लर से अपना फेशियल करवा कर आई थी, जबकि मायरा ने अच्छी भाभी होने के नाते उसे 2-4 ब्यूटी टिप्स भी दी थी, जिनका उसने इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया था। और सबसे अहम बात तो ये थी कि मायरा बेहतर जानती थी ब्यूटी के बारे में, उसके हिसाब से वो मेकअप भी बहुत अच्छा करती थी। तनावुश तो इस मामले में बिल्कुल जीरो थी। खैर, उसके हिसाब से तो तनावुश हर काम में जीरो थी। पता नहीं ताशफीन कैसे उस पर मर मिटा था। जो भी था, वो तो बस अपने होने वाले रिश्ते पर बहुत खुश थी। उसने बहुत अच्छे से सदफ को तैयार किया था। सारी महारत तो मायरा के हाथ की थी, क्योंकि वो मेकअप वगैरह बहुत अच्छा करती थी। वो दोनों उसे तैयार करके बाहर लेकर लाई थी, जहां वो लड़का अपने वालिदैन के साथ आया हुआ था। लड़का काफी ज्यादा प्यारा था और उसमें कोई शक नहीं था कि सदफ के साथ उसकी जोड़ी बहुत जचने वाली थी। उसने एक नजर उठाकर सदफ की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर अपनी माँ को इशारा किया था, जैसे यस कर दी हो, जबकि उसकी माँ ने उसको अपने पास बिठाते हुए अपने हाथों में मौजूद सोने के कंगन सदफ को पहनाए थे, जिन्हें देखते ही खाला की तो आंखें चुंधिया गई थी।
हमें आपकी भांजी हर लिहाज से कबूल है इब्राहिम साहब, बस अब चट मंगनी और पट ब्याह वाला सिस्टम करेंगे। हम बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकते अपनी बेटी को अपना बनाने के लिए, वो उसका माथा चूमते हुए बोली थी। जबकि सदफ तो शर्माए जा रही थी। नजरें थी जो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी, जबकि मायरा ने इशारे से कहा था लड़के को देख लो ठीक से, ये न हो कि बाद में तुम्हें पसंद न आए। लेकिन सदफ का तो काम था आज सिर्फ शर्माना, और वो काम वो बखूबी सरंजाम दे रही थी। ताशफीन ने वादा तो कर लिया था कल अपने बाबा से कि वो ऑफिस का चक्कर लगाएगा ताकि वो देख सके कि ऑफिस में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन सुबह उसका मूड नहीं बना और फिर सोचा कि घर में मेहमान आने वाले हैं तो बेहतर है कि वो भी देख लेगा उस पर नजर रखने वाली लड़की को देखने के लिए कौन आने वाला है। और सदफ का रिश्ता अच्छी जगह होने पर उसे बहुत खुशी भी हो रही थी, लेकिन अब जब सदफ का रिश्ता हो गया था और वो लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे थे तो वो काफी बोर महसूस कर रहा था। उन लोगों ने इसी जुमा को निकाह रख लिया था, सब कुछ बहुत जल्दी में किया जा रहा था। अच्छा ही था जितनी जल्दी सदफ से जान छूट जाए। वो उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ता ऊपर कमरे में आ गया था ताकि ऑफिस जाने की तैयारी कर सके। घर में बोर होने से बेहतर था कि वो ऑफिस ही चक्कर लगा कर आ जाता, क्योंकि इस वक्त तो उसकी बीवी भी उसे मुंह नहीं लगा रही थी। तो उसने ऑफिस जाने का ही फैसला कर लिया ताकि उसे पता तो चलता कि आखिर आगे पीछे हो क्या रहा है। उसे पता था कि ऑफिस में भी उसे बोर ही होना है, लेकिन वो यहाँ रहकर भी क्या करता, यहाँ तो उसे अपनी बीवी भी नहीं मिल रही थी, वरना थोड़ी देर उसे तंग करके ही अपनी बोरियत को दूर कर लेता। वो रात से ही उससे बात नहीं कर रहा था, बिना उससे कुछ भी कहे वो अपने काम पर निकल गया था। यहाँ तक कि उसने जब सुबह ये कहा कि आज सदफ को देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं इसलिए वो नहीं जा रही, तो वो बिना कुछ भी बोले अकेले काम के लिए निकल गया था। उसका नाराज होना उसे बुरी तरह से डिस्टर्ब कर गया था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी, उसे तो वारिक को मनाना तक नहीं आता था। वो बहुत ज्यादा परेशान थी। कैसे मनाए वारिक को? वारिक की नाराजगी उसे बुरी तरह से डिस्टर्ब कर रही थी। वो बस किसी भी तरह से उससे बात करना चाहती थी, लेकिन वो तो उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता था। सुनना तो दूर, उसने कह दिया था कि अगर उसने उसके सामने घर छोड़ने या किसी दूसरे घर में रहने की बात की तो वो उसके साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आएगा। मायरा को ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो ये घर छोड़ना चाहती थी, उसकी अपनी जिंदगी थी, वो वारिक के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी, न कि उसके बाप के साथ। वो चाहती थी कि उसका बाप उसके सामने भी न आए। वो किस तरह से वारिक पर ये बात जाहिर करे कि वो उस शख्स से कितनी नफरत करती है। वारिक क्यों उसकी बात नहीं सुनता था, क्यों वो उसे समझ नहीं पा रहा था। उसने नाराजगी से ही सही लेकिन उसे फोन कर लिया था, क्योंकि वो भी उससे नाराज था और वो उसकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और फिर वारिक का कहना था कि वो हक पर है। ताशफीन को अपने ऑफिस में देखकर वो बहुत खुश हुआ था, बल्कि जैसे ही उसने वारिक को फोन करके बताया था कि वो ऑफिस के बाहर आया है, वो खुद उसे रिसीव करने के लिए नीचे चला गया था। उसकी खुशी की कोई इंतहा न थी। देखो यार, मैं एक डायरेक्टर हूँ, ये सारे काम मुझसे नहीं होते। मैंने कभी जिंदगी में किसी ऑफिस में इस तरह का काम नहीं किया। जहाँ पर मैं काम करता था न वहाँ पर भी मेरी जॉब ये वाली तो हरगिज नहीं थी। क्या तुम लोग मोबाइल सॉफ्टवेयर्स बनाते हो? वो उसके साथ अंदर आते हुए पूरे ऑफिस को देख रहा था, जबकि मिस माहम वारिक के साथ एक हैंडसम से नौजवान को आते देखकर जल्दी से अपने बाल ठीक करती उठकर खड़ी हो गई थी। मिस माहम, ये मेरे भाई हैं, आप हम दोनों के लिए मजेदार सी कॉफी अंदर भेजिए और मेरी जो मीटिंग है थोड़ी देर बाद वो कैंसिल कर दीजिए। फिलहाल मैं ताशफीन के साथ थोड़ा बहुत वक्त गुजारना चाहता हूँ। वो माहम की तरफ देखते हुए बोला, जिसने मुस्कुराकर हमें सर हिलाया था, जबकि ताशफीन की नजर अब भी ऑफिस के उस दीवार पर थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये WT इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या मतलब है? वो उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगा तो वारिक ने कहा, खा लगाया मेरे छोटे भाई, इसका मतलब है वारिक, ताशफीन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। यहाँ पर हर चीज तेरे नाम की है, चल अंदर आ जा। वो उसे अंदर की तरफ ले जाते हुए तफसील से बता रहा था, जबकि ताशफीन हैरान था। उसके यहाँ न होने के बावजूद भी उसके बाप ने उसे हर चीज में शामिल कर रखा था। क्या बात है, यहाँ मेरे नाम की कंपनी है और मुझे खबर ही नहीं। वो मुस्कुराते हुए अंदर आया, जहाँ टेबल पर पड़ा वारिक का फोन बजे जा रहा था। देख, किसका फोन आ रहा है? कोई जरूरी कॉल है तो आराम से अटेंड कर ले, तब तक मैं ऑफिस को देखता हूँ। ताशफीन ने उसकी तरफ देखा, जबकि टेबल के पास आते हुए उसने घर का नंबर भी देख लिया था।
अरे ये तो घर से फोन आ रहा है, मेरे ख्याल में बाबा तेरे बारे में पूछ रहे होंगे, लेकिन वो अपने फोन से भी तो बात कर सकते थे, उसने फोन कान से लगाते हुए कहा था। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वारिक, मैं बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ से मायरा की आवाज सुनाई दी। बोलो, वारिक ने सर्द सांस खींचकर कहा तो ताशफीन ने एक नजर उसे देखा था। खाना खाया आपने? वो नाराजगी से भरपूर लहजे में बोली। मुझसे ज्यादा तुम्हारा खाना खाना जरूरी है मायरा, तुमने कुछ खाया है या नहीं? वो उल्टा उससे सवाल करने लगा। जबकि ताशफीन मुस्कुराकर हर चीज को देखने लगा था। वो इन दोनों हस्बैंड वाइफ को बिल्कुल तंग नहीं करना चाहता था। मैंने खा लिया है, आपने खाया? मायरा खुद को उसकी फिक्र करते देखकर बोली। हाँ खा लिया है, अपना ख्याल रखना। उसने मायरा की कोई भी और बात सुने बिना कहकर फोन बंद कर दिया था। ताशफीन मायरा और वारिक के बारे में बचपन से ही जानता था कि उनकी मंगनी हुई है, लेकिन एक वक्त था जब मायरा का कहना था कि वो इस घर में शादी हरगिज नहीं करेगी। लेकिन फिर शायद वारिक ने उससे शादी कर ली थी। कैसे, क्यों, क्या हुआ, वो नहीं जानना चाहता था। बस उसके लिए इतना काफी था कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और इस रिश्ते को निभाना चाहते थे। जायना, तुम वापस आ गई मेरी साड़ी पहनकर। किसकी इजाजत से गई थी तुम? तुम्हें अपना शौहर दे दिया, क्या ये काफी नहीं है कि तुम मेरी चीजें भी इस्तेमाल करने लगी हो? वो वॉशरूम में आकर अपनी साड़ी चेंज करने लगी थी जब उसे अपने पीछे से आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखने की गलती नहीं की थी, बल्कि सामने शीशे में वो अपने पीछे खड़ी ज़ैनब को देख रही थी। उसका सर बुरी तरह से चकराया था और अगले ही लम्हे वो जमीन बोस हो गई थी। क्या यार, जब भी मजा आने लगता है ये आंटी बेहोश हो जाती है। सारा मजा किरकिरा कर दिया। वो पैर पटकते हुए बाहर निकली थी। हाँ, हो गया काम। डेनी अचानक उसके सामने आया था। उसकी अपनी चीख निकलते निकलते बची। दिमाग खराब है तुम्हारा, डरा दिया है ना मुझे। अभी मुझे लगा ज़ैनब आंटी सचमुच में आ गई हैं, मुझे डराने के लिए कि तुम मेरा रोल क्यों प्ले कर रही हो। वो घबराए हुए लहजे में बोली तो डेनी ने बुलंद कहा लगाया था और उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बनाता उसे घर से ही ले गया था। अरे स्टूपिड, पहले जाकर आंटी को वॉशरूम से हटाओ। बेचारी गिरी पड़ी हैं, अगर वही पड़े पड़े फौत हो गई तो। वो परेशानी से उससे कहने लगी थी। बहुत ही ढीठ औरत है, इतनी जल्दी नहीं मरने वाली। तुम जाओ, गाड़ी में मेरा इंतजार करो, मैं उनको बेड पर फेंक के आता हूँ। वो आंख दबाकर कहता अंदर कमरे में आया था। वॉशरूम में वो बेहोश पड़ी थी। उसके जिस्म पर उसकी माँ की साड़ी थी। उसने तरस भरी निगाहों से उसे देखा, लेकिन फिर याद आया कि वो तरस खाने के काबिल न थी। उसे बड़ी मुश्किल से अपने बाजुओं में उठाए वो बेड पर लाया था और फेंकने वाले अंदाज में उस पर कंबल गिराता दरवाजा लॉक करके लाइट ऑफ कर चुका था। और अब उन दोनों का इरादा किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाने का था। बात हो गई तुम्हारी मायरा से? वो कॉफी का कप लबों से लगाए ऑफिस का चक्कर काट कर आया था। जी जनाब, हो गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम फोन के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे? वो उसकी तरफ देखते हुए बोला तो ताशफीन ने अपना मोबाइल निकाल कर उसके हवाले किया। अपनी सिम का इंतजाम तो मैंने कर लिया था, बाबा से उनकी ले ली थी, लेकिन वो क्या है ना कि तनावुश की सिम का इंतजाम मैं कर नहीं सका और यहाँ आते ही उसका व्हाट्सएप पता नहीं क्यों बंद हो गया है। तो क्या तुम मुझे घर का नंबर मिला कर दे सकते हो? मुझे अपनी बीवी से हाल और खैरियत पूछनी है। वो मुस्कुराते हुए बोला था। अंदाज काफी रोमांटिक था। वारिक ने जल्दी से उसका फोन थाम कर घर का नंबर मिलाना शुरू किया था। ये ले जनाब, आप जल्दी से बात कर लें। तब तक मैं एक दो जरूरी काम निपटा कर आता हूँ। फिर तुम्हें एक राउंड लगवाता हूँ शहर का। ओह, ग्रेट यार, गुड आइडिया। लेकिन बाइक है क्या तुम्हारे पास? वो क्या है, मुझे गाड़ी में सफर करने में मजा नहीं आता। तुम्हें बाइक चलानी आती तो है ना? वो इस अंदाज में बोला कि वारिक के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। तुमसे अच्छी चला सकता हूँ, मैं बाइक का इंतजाम करता हूँ, तुम बात कर लो। वो कहकर बाहर निकला था जबकि ताशफीन उसकी बात से बिल्कुल भी मुतासिर न हुआ था। अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, कौन बात कर रहा है? दूसरी तरफ से उसे बारीक सी बच्चों सी आवाज सुनाई दी थी। वालेकुम अस्सलाम, गंदे वाला भाई बात कर रहा हूँ। अपनी अच्छी वाली आपी को बुला के लाओ, वो बिजी हैं। अंदाज बड़ा बेसाख्ता था। ताशफीन ने घूर कर फोन को देखा।
उसको कहो, उसके शौहर का फोन है। आवाज में रौब था। हम किसी के शौहरों से किसी को बात नहीं करवाते। शाम को घर आकर बात कर लीजिएगा। वो फोन रखने ही वाला था कि ताशफीन ने टोक दिया। मतलब मेरा ही दिमाग खराब है जो मैं वारिक से कह रहा था कि छोटू के लिए आइसक्रीम पैक करवा दो। अरे नहीं नहीं, अच्छे वाले भैया, मेरे प्यारे ताशी भैया, आप भी ना, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। आप आइसक्रीम पैक करवाओ ना, मैं आप ही को बुला के लाता हूँ। वो फौरन ही लालच में आ गया था। ताशफीन का कहा बेसाख्ता था। बहुत पहुंची हुई चीज था ये बच्चा। जबकि थोड़ी ही देर के बाद उसे अपने फोन पर उसकी आवाज सुनाई दी थी। अस्सलामुअलैकुम ताशफीन, कहाँ हैं आप? ऑफिस गए हुए हैं क्या? वारिक भाई के पास। आपने जाने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? तुम बिजी थी जान, इसीलिए नहीं बता सका। ये बताओ मेरी बेबी गर्ल कैसी है? उसको क्या होना है? फुल मौज मस्ती में है, आराम कर रही है। आप बताओ, ऑफिस कैसा लगा? ठीक है, ऑफिस काफी बोरिंग जगह है लेकिन कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। तुम बताओ तुम कैसी हो और मेरे दुश्मन लोग कैसे हैं? वैसे मैंने रात को गिन लिए थे, कितने हैं? वो बड़ी बेबाकी से बोला। जबकि तनावुश जो सबके सामने बैठी उससे बातें कर रही थी, अचानक उसका चेहरा लहू छलकाने लगा था। ताशफीन, मैं सब फैमिली वालों के साथ बैठी हूँ। उसने बेहद कम आवाज में बताया था। हाँ तो बैठो ना जान। मैं कौन सा तुम्हें मना कर रहा हूँ किसी के पास बैठने के लिए। मैं तो बस बता रहा हूँ कि मैंने गिने हैं, पूरे 8 हैं। और वो जो कमर, ताशफीन, खुदा के लिए, मैं सबके बीच बैठी हुई हूँ। उसने उसे बेबाक बातों से रोकना चाहा था। मैंने सबको किस किया था, 8 के 8 को, इतने प्यार से पेश आया हूँ मैं अपने दुश्मनों के साथ। उसकी घबराहट पर वो मजीद फैलने लगा। ताशफीन, उसने बेबसी से पुकारा था। यार, वैसे 8 के 8 प्यारे हैं, लेकिन वो जो गर्दन के पीछे वाला है। वो अभी बोल ही रहा था जब दूसरी तरफ से फोन बंद हो गया। तनावुश बेबी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। उसने फोन को घूरते हुए दोबारा नंबर मिलाना शुरू कर दिया था। अरे देखो, तनावुश, फिर से फोन बजने लगा। ताशफीन ही होगा, अम्मा ने पीछे से कहा तो वो मजबूर होकर फोन अपने कान से दोबारा लगा चुकी थी। सख्त सहर लगी है मुझे तुम्हारी ये हरकत बीवी। सजा की हकदार हो तुम। कल रात अपने दुश्मनों के साथ बहुत मोहब्बत से पेश आया था। आज तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है, याद रखना। वो भी बाकी से कहता फोन बंद कर चुका था, जबकि तनावुश की सच में सांसें सूखने लगी थी। वो बेड पर पड़ी थी। उसे तेज बुखार था, जबकि डेनी दूसरे कमरे में अगले कदम का इंतजार कर रहा था। अब वक्त आ गया था आखिरी वार करने का। उसने फोन उठाकर किसी को कॉल की थी। आप कब तक पहुंच जाएंगे? मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं रास्ते में हूँ, कुछ देर तक आ जाऊंगा। दूसरी तरफ से जवाब आया था। ठीक है, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ बाबा को लेने के लिए। उसने बस इतना कहकर फोन बंद कर दिया था। आज ये किस्सा तमाम हो जाना था। उसे यकीन था उसने जो सोचा था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा। बदर खान के साथ उसने डील की थी। ये डील तकरीबन 1 महीना पहले ही स्टार्ट हुई थी जब बदर खान ने कहा था कि वो इस औरत के मुंह से उसके जुर्म का इकरार करवा सकता है। और उसने बदर खान को अपनी आधी जागीर की ऑफर कर दी थी। हाँ, उसे कुछ नहीं चाहिए था सिवाय अपनी माँ की कातिला को उसके अंजाम तक पहुंचाने के। और उसे यकीन था कि अब वो वक्त दूर नहीं, बहुत जल्द वो अपनी माँ की कातिला को उसके अंजाम तक पहुंचाएगा। बस आज उसने जो सोचा था सब कुछ वैसे ही हो जाए तो। सुने, मैं बाहर जा रहा हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। वो जानता था वो बुखार में तप रही है लेकिन वो अपने दिल में उसके लिए किसी तरह के कोई नर्म जज्बात रखता ही नहीं था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा। अगर तुम घर ठीक हो चुका है, इंशाअल्लाह हम कल वापस अपने घर चले जाएंगे। तब तक के लिए बेहतर होगा कि अपनी तबीयत ठीक रखें। खुदा हाफिज। मेरी निशा के साथ अगर ड्राइव न होती तो मैं रुक जाता आपके लिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपको मेरी ज़रूरत है। न आपको पहले कभी मेरी ज़रूरत थी और न ही आगे कभी होगी। खुदा हाफिज। वो कहकर बाहर निकल गया। अरे मायरा बेटा, तुम यहाँ ऊपर क्या कर रही हो? सब लोग नीचे हैं। इतनी खुशी की बात है, तुम भी सबके साथ एंजॉय करो ना।
तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। वो पता नहीं क्यों ऊपर की तरफ आए थे जब उसे अकेले बैठे हुए देखा। आप ना मेरे सामने ना आया करें। सख्त नफरत है मुझे आपसे। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती? मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उसका अंदाज इंतहाई बदतमीजाना था। बेटा, मुझे समझ नहीं आता कि मुझसे गलती क्या हुई है। तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों करती हो? लेकिन मैं तुमसे माफी मांगता हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो। इब्राहिम साहब ने उसके सामने हाथ जोड़ने चाहे थे। बस कर दीजिए ये ड्रामेबाजियां। कहीं और जाकर कीजिए। मेरे बाप को जान से मारकर आप मुझसे पूछते हैं कि आपकी गलती क्या है। कातिल हैं आप मेरे बाप के और मैं आपको सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। आपने ही वारिक को फोर्स किया है ना कि हम ये घर न छोड़ें। लेकिन मैं ये घर छोड़कर रहूंगी। मैं अपने शौहर के साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। आखिर कब तक आप मेरे शौहर को इमोशनली ब्लैकमेल करके हमेशा अपने साथ बांध कर रखेंगे? कान खोल कर सुन लीजिए इब्राहिम साहब। मैं बहुत जल्द आपका असल चेहरा अपने शौहर के सामने लाऊंगी। जो आपने किया है ना, उसकी सजा मैं पूरी दुनिया के सामने आपको दिलवाऊंगी। मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी कि आपकी हकीकत क्या है। बहुत करीब है अपने अंजाम से आप। वो दिन दूर नहीं जब आप फांसी के फंदे पर होंगे। बंद करिए ये ड्रामेबाजियां क्योंकि आपसे घटिया और चीप इंसान मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। वो इंतहाई गुस्से से कहती अपने कमरे में जा बंद हुई थी, जबकि इब्राहिम साहब खामोशी से सीढ़ियां उतरते नीचे आ गए थे। मायरा उन्हें अपने ही दोस्त का कातिल समझती थी। वो ये बात तो हमेशा से ही जानते थे, लेकिन वो उनसे इतनी नफरत करती थी ये अंदाजा नहीं था उन्हें। वो तो लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो रहा है। मायरा आहिस्ता आहिस्ता हर रिश्ते को कबूल कर चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। मायरा सब कुछ कबूल करने के बावजूद भी उन्हें कबूल करने के लिए कभी तैयार न थी, और शायद उसने कभी भी उन्हें कबूल करना भी नहीं था। उसे 3 दिन से बुखार था जब से वो निशा के घर से वापस आई थी और आईने में उसने ज़ैनब को देखा था। तब से ही उसकी तबीयत बेइंतहा खराब थी। लेकिन उसे पता चला था कि आज रात तक इरफान वापस अपनी मीटिंग अटेंड करके घर आ जाएगा और कल फोन पर वो कह रहे थे कि वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। उनका इरादा डैनी की शादी पाकिस्तान में ही करने का था, लेकिन उनकी इस बात पर उसने साफ इनकार कर दिया था। उसका कोई इरादा न था कहीं भी जाने का और उसने कहा था, वैसे भी इन लोगों का पाकिस्तान में कोई खास रिश्ता नहीं है जो वो इस बात पर एतराज उठाएंगे, और निकाह की रस्म तो इतनी छोटी सी होती है, रुखसती तो वैसे भी बाद में होनी है, तो क्या फर्क पड़ता है कि शादी पाकिस्तान में ही की जाए या यहाँ न्यूयॉर्क में। इरफान साहब कोई बहस नहीं करना चाहते थे, इसलिए घर आकर उन्हें इस बारे में मुतमईन करने का फैसला किया। वो उन्हें बताना चाहते थे कि ज़ैनब की ख्वाहिश थी कि उसके बेटे की शादी पाकिस्तान में हो और वो अपनी ज़ैनब की ख्वाहिश को पूरा करना चाहते थे, लेकिन फिलहाल फ़ोन पर इस तरह की बातें करना उन्हें मुनासिब न लगा। वो खुद में हिम्मत पैदा करते हुए उठकर वॉशरूम की तरफ जाना चाहती थी जब उसे बाहर से आवाज़ सुनाई दी। उसने बेड से उठते हुए आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ कदम बढ़ाए थे जब उसे खटखट की आवाज़ किचन की तरफ से आई। उसे लग रहा था कोई चूड़ियां पहनकर किचन में बर्तन धो रहा है। कोई मुलाजमा वगैरह तो यहाँ आती नहीं थी, तो कौन हो सकता था? समझना उसके लिए मुश्किल तो नहीं था। इतने दिनों से वो यकीन कर चुकी थी कि इस घर में ज़ैनब की रूह भटकती है। आहिस्ता आहिस्ता चलती वो किचन में आई थी जब वो रेड कलर के जोड़े में जल्दी जल्दी बर्तन धोने में मसरूफ थी। जायना चीखते हुए वापस अंदर की जानिब भाग गई थी जब सामने से आते वजूद से टकराई। उसने हैरानगी से अपने सामने खड़े बदर खान को देखा और फिर देखती ही रह गई। बदर खान पहले से काफी कमजोर हो चुका था, लेकिन उसे इस हालत में देखकर उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। अरे अरे मिसेज इरफान, आप इतना खौफजदा क्यों हैं? खैरियत तो है? कहीं कोई भूत तो नहीं देख लिया? वो मुस्कुराते हुए लहजे में तंज कर रहा था। तो ये सब कुछ तुम कर रहे हो? तुम कर रहे हो ना मेरे साथ ये सब कुछ? तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, राइट? वो उसी पर शुबह करने लगी थी। क्यों? मैं तुम्हें क्यों डराऊंगा? मैं तो तुम्हें दुनिया से हटाऊंगा, क्योंकि जो तुमने मेरे साथ किया है, उसके बाद तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। मैंने मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ? मैंने तुम्हारा रास्ता साफ किया था, तुम्हें आसानियां दिखाई थी,
लेकिन तुम ठहरे एक नंबर के बेवकूफ, कुछ कर ही नहीं सके। हाँ, सही कहा तुमने। मैं बेवकूफ था जो तुम्हारी बातों में आ गया, जो तुम पर यकीन कर लिया। ज़ैनब कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी। वो अपने शौहर और अपने बेटे को चाहती थी। तुमने मुझे झूठी बातों में फंसलाया और मुझसे ऐसे ऐसे गुनाह करवाए जो शायद मुझे रोज़े महशर भी सर नहीं उठाने देंगे। वो बहुत पछतावे में था। तो तुम्हें अब रोज़े महशर का खौफ सताने लगा है बद्र खान। मैंने सिर्फ तुमसे इब्राहिम को खत्म करने के लिए कहा था। उसके पूरे खानदान को तुम खुद मारने आगे बढ़े थे। मैंने कब कहा था तुमसे कि मूसा खान को मरवा दो या फिर इब्राहिम के भाइयों और भाभी का कत्ल करवा दो? मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी थी कि उस गाड़ी में इब्राहिम नहीं है। उन लोगों को तुमने मारा था और उसकी सजा भी तुमने भुगती है। मैं इस सब में शामिल नहीं थी। मैंने तो तुम्हें बताया था कि गाड़ी में कौन कौन है। तुमने खुद ही उस ड्राइवर को मना नहीं किया था क्योंकि तुम खुद जागीर के लालच में मूसा खान को रास्ते से हटाना चाहते थे। वो पुरसुकून अंदाज में सारा इल्जाम उसी के सर पर लगा चुकी थी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मूसा खान का कातिल मैं हूँ। इब्राहिम को मैंने मारा। फहीम और उसकी बीवी का कातिल भी मैं हूँ और ज़ैनब। जवाब दो, ज़ैनब को किसने मारा? तुमने। तुम कातिला हो ज़ैनब की। तुमने हॉस्पिटल में ज़ैनब का कत्ल किया क्योंकि वो तुम्हारी हकीकत जान चुकी थी। वो जान चुकी थी कि तुमने उसके भाइयों को मरवा डाला है। बदर खान गुस्से से चीख रहा था जबकि वो कहा लगाकर हंसी। बुखार की हालत में भी उसका मकरूह चेहरा उसके सामने था। हाँ, मैंने उसे मार डाला, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि वो सब कुछ जान चुकी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि इरफान उसके प्यार में पागल था। यहाँ मैं उसके लिए अपने शौहर, अपने बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार थी और वहाँ वो उसकी मोहब्बत में डूबा हुआ था। मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। उसका ज़ैनब के लिए फिक्रमंद होना, उसे पागलों की तरह चाहना, उसका ख्याल रखना। अगर वो सब कुछ न सुनती ना, तो अभी मैं उसे मार डालती। मैं उसे इरफान की जिंदगी से दूर निकाल कर फेंक देती। वो तो इत्तेफाकन उसने उस रात सब कुछ सुन लिया और फिर मुझे उसे रास्ते से हटाना पड़ा। हालांकि ये सब कुछ करते हुए मुझे दानियाल ने देख लिया था, लेकिन दानियाल इस छोटी सी उम्र में समझ ही क्या सकता था। फिर मैंने दानियाल को इतना टॉर्चर किया कि वो मुझसे खौफजदा रहने लगा और आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर मेरा खौफ फैलता चला गया। वो जानता था उसका बाप कभी उस पर यकीन नहीं करेगा, इसीलिए दानियाल ने मुझे और बहुत तरीकों से सताने की कोशिश की लेकिन बच्चा था ना, कब तक मेरा मुकाबला करता। आखिर उसे यकीन करना ही पड़ा कि वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो कहा लगाते हुए हंस रही थी जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने एक नज़र बदर को देखा और फिर मुड़कर पीछे की तरफ देखा जब एक सन्नाटेदार तमाचा उसके मुंह पर आ लगा। अगले ही लम्हे वो जमीन बोस हुई थी, जबकि सामने खड़ा इरफान गुस्से से पागल हो रहा था। इरफान, इरफान, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो देखो ये सब लोग मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं ये मेरे मुंह से क्या क्या सुनना चाहते हैं। इरफान, तुम्हें मुझ पर एतबार है। वो अजीब हिस्यानी अंदाज में उसके पास आती उसके कंधों को थाम चुकी थी, जबकि वो उसे नफरत से खुद से दूर धक्का मारता पीछे हटाने लगा। इरफान साहब, आपने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया है। अब तो आपको यकीन आ ही गया होगा कि ये औरत कितनी घटिया और जलील है। आपकी बीवी ज़ैनब की कातिला यही थी। उस रात हॉस्पिटल में इसी ने उसका कत्ल किया था और दानियाल ने ये कत्ल अपनी आंखों से देखा था। यही वजह थी कि वो खामोश हो गया था, हर चीज से कट गया था। लेकिन आपने शायद जानने की कोशिश ही नहीं की कि आपके बेटे के साथ क्या मसला हुआ है। आप तो बस अपनी तरह अपने बेटे की तन्हाई को भी ज़ैनब की जुदाई का नाम दे गए। हाँ, दानियाल हमेशा से जानता था लेकिन वो जानता था कि आप उस पर यकीन नहीं करेंगे इसलिए वो खामोश हो गया। क्योंकि 6 साल के बच्चे की इस तरह की बात मनवाना नामुमकिन सी बात है। और इस औरत ने दानियाल को इस हद तक डरा के रखा था कि वो चाह कर भी आपके सामने हकीकत बयान नहीं कर सका। आपने फोन पर मेरी किसी बात का यकीन नहीं किया लेकिन अब तो आपको यकीन आ गया होगा। हाँ, ये हकीकत है कि इब्राहिम, फहीम और उसकी बीवी का कातिल मैं हूँ। यहाँ तक कि मूसा खान अपने ही सगे भाई को मैंने मारा है, लेकिन आपकी बीवी की कातिल ये औरत है।
वो बोले जा रहा था जबकि जायना सिर्फ और सिर्फ इरफान को देख रही थी। वो बस उसे किसी भी तरह अपनी बात का यकीन दिलाना चाहती थी। और उसे यकीन था वो किसी की नहीं सुनेगा, हर बार की तरह सिर्फ उसकी सुनेगा। अपने मुंह पर थप्पड़ खाने के बावजूद भी वो उससे पीछे न हटी थी। दानियाल, पुलिस को फोन करो ताकि इस कातिला को अभी के अभी जेल की सलाखों के पीछे ले जाएं। और जो कुछ तुमने किया है ना जायना, उसकी सख्त से सख्त सजा तुम्हें मिलेगी। नहीं इरफान, ये सब झूठ है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। प्लीज मेरी बात का यकीन करो। तुम्हें मुझ पर यकीन होना चाहिए। इरफान, ये सब झूठ है। ये सारी प्लानिंग की जा रही है। ये सब कुछ वो कर रही है। वो जो किचन में खड़ी है, ये सब ज़ैनब की प्लानिंग है। वो पागलों की तरह किचन के दरवाजे पर खड़ी निशा की तरफ इशारा कर रही थी, जबकि निशा खामोशी से अब सब देख रही थी। एक पल के लिए तो इरफान भी निशा को देखकर खटक गया था। देखो, ये मेरे पास आ रही है। ये मुझे मार डालेगी। जिस तरह मैंने इसे मार डाला है, ये मुझे मार डालेगी। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मुझसे मेरे इरफान को छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। हाँ, मैं तुम्हें फिर से जान से मार डालूंगी। वो पागलों की तरह कहती वही फ्रूट की टोकरी से छुरी उठाकर उसकी तरफ बढ़ी थी। निशा तो खुद उसकी हरकत पर हैरान रह गई थी। वो उस पर हमला करने ही वाली थी कि इरफान ने उसका हाथ थाम कर उसे अपनी तरफ खींचा और एक और जनाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया। जबकि दानियाल निशा के आगे आ चुका था। दानियाल, खड़े क्या हो? मैंने कहा पुलिस को फोन करो। ये पागल औरत इस घर में एक सेकंड और नहीं रह सकती। इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल की चार दीवारी हैं। इरफान उसे देखते हुए चिल्लाकर बोला था, जबकि दानियाल निशा को एक तरफ करता अपने मोबाइल पर नंबर मिलाने लगा था। मुझे यकीन है तुम बाइक रेसर हो। इतनी अच्छी कोई आम इंसान बाइक चला ही नहीं सकता, और वो भी हैवी बाइक तो नामुमकिन सी बात है। वो उसके साथ घर के अंदर दाखिल होते हुए बोला, जबकि वारिक उसकी बातों पर मुस्कुराए जा रहा था। अभी तो बताया तुम्हें कि कॉलेज के ज़माने में दोस्तों के साथ कभी कभार रेसिंग कर लेता था, लेकिन पता नहीं था कि सच में इतना अच्छा बाइक रेसर हूँ मैं। वो आंख दबाकर कहने लगा, ओह हेलो, मुझे ना पाकिस्तान के रोड्स का ठीक से पता नहीं है, वरना तुम जैसों को तो 1 मिनट में हरा सकता हूँ। वो हारने के बाद हार मानने को तैयार नहीं था, जबकि वारिक उसकी हालत पर कहा लगाता अंदर दाखिल हो चुका था। मैं कल सुबह तुम्हारे साथ दोबारा से बाइक रेस करना चाहता हूँ। वो चैलेंज कर रहा था, जबकि वारिक कंधे उचकाता सबके साथ जाकर बैठने लगा था। अम्मा, हरा दिया आपके बेटे को एक ही बार में। आया बड़ा रेस लगाने वाला। वो अम्मा की गोद में लेते हुए इस अंदाज में बोला कि ताशफीन को मजीद मिर्ची लग गई। अम्मा, मुझे सड़कों का अंदाजा नहीं है, वरना इन जैसों को मैं 1 मिनट में हरा सकता हूँ। वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं था, जबकि तनावुश खुश हो गई थी। आखिर उसका भाई जीत कर आया है। हे भाई, आप सच्ची में ताशफीन से जीत गए। वो खुश होते हुए उसके साथ आकर बैठी थी, जबकि वो उसके सर पे हाथ फेरता प्यार से उसकी नाक खींचकर हाँ में सर हिला गया। कोई नहीं, मैं नहीं मानती। ताशफीन को कोई नहीं हरा सकता। मायरा ताशफीन के पास बैठती हुई बोली। हाँ, पूछो मायरा से। कोई जीता वीता नहीं है तुम्हारा भाई। अभी तो मैं प्रिपेयर नहीं था रेस के लिए। कल तुम देखना कि कौन जीतता है। वो अब भी हारने को तैयार न था, जबकि वारिक उसे विक्ट्री का निशान दिखाता वहां से जाने पर मजबूर कर चुका था। इससे ज्यादा अपनी बेइज्जती, बल्कि अपनी बाइक रेसिंग की तौहीन वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। देखना मायरी, कल कैसे तुम्हारे शौहर को हराता हूँ। वो मायरा को कहता वहां से चला गया। जाओ तनावुश, जाकर ताशफीन को कपड़े दो और बेटा, तुम भी फ्रेश हो जाओ। वो तनावुश को देखते हुए वारिक से बोली थी, जिस पर वो फौरन हाँ में सर हिलाता उठा, और उसके पीछे ही मायरा भी ऊपर कमरे की तरफ चली गई थी। वो कमरे में आई तो वो सुकून से बेड पर लेटा हुआ था। उसकी हालत देखकर तनावुश को हंसी आई थी। मूड कुछ खराब लग रहा था। बेचारा हार कर आया था। खुश तो हरगिज नहीं होगा। क्या हुआ? हार कर आए हैं इसलिए मुंह लटका कर बैठे हुए हैं। वो उसके पास बेड पर बैठते हुए मजीद मजे लेने लगी थी उसकी हालत के, जब वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच गया। दूर से समझ नहीं आती मुझे।
पास आकर बात किया करो यार। वो उसे खुद पर गिराते हुए उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद करीब कर चुका था। जी नहीं, मैं हारे हुए लोगों से पास आकर बात नहीं करती। वो उसकी नाक खींचते, खिलखिलाकर हंसते उसके करीब से उठने लगी थी, लेकिन ताशफीन उसे उठने दे, ऐसा तो मुमकिन ही न था। लेकिन हारे हुए लोग बड़े सुकून से बात भी कर लेते हैं और फोन बंद होने का इंतकाम भी ले लेते हैं। वो उसे दिन वाली बात याद करवा गया और अगले ही लम्हे करवट बदल कर उसे बेड पर गिराता, खुद उसके ऊपर आ चुका था। आपने अपनी बातें देखी थी। उस पे फोन बंद करना बनता था। वो अपनी गलती मानने को तैयार न थी। हाँ, बिल्कुल तुम्हारा फोन बंद करना बनता था और अब सजा को बर्दाश्त करना भी तुम्हारा बनता है। जी नहीं, मुझे नीचे जाना है। मैं सिर्फ आपके कपड़े आपको देने के लिए आई हूँ। वो अपना आप उसकी पनाहों से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी जबकि वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर हावी होता जा रहा था। ताशफीन, नीचे जाना है। अपने लबों पर उसकी गिरफ्त सख्त होती महसूस करके उसने सांस लेने के लिए उसे खुद से दूर किया था, जबकि वो उसके गालों को चूमता उसके गर्दन पर झुक चुका था। आराम से जाएंगे जाने मन। क्या जल्दी है? और वैसे भी तुम्हारा शौहर ऑफिस से थका हारा आया है। तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसकी थकान उतारो। वो मजीद उसे अपनी बाहों में कैद करते हुए उसके कंधे से शर्ट सरका चुका था। नहीं ना ताशफीन, मुझे आइसक्रीम खाने जाना है। वारिक भाई अभी लेकर जाएंगे। और मैं अपनी जान को रात को लेकर जाऊंगा। वो उसके लबों पर अपने लब रखता हुआ उस पर पूरी तरह काबिज हो गया। और वो न चाहते हुए भी उसकी पनाहों में बिल्कुल बेबस होकर रह गई थी। अब आज़ादी मुमकिन न थी, इसीलिए मुज़ाहिमत भी बेकार थी जो वो छोड़ चुकी थी। ये वाली शर्ट निकाल दूं? उसने एक सफ़ेद शर्ट सामने करते हुए पूछा था। वारिक जो अपने मोबाइल पर बिजी था सिर्फ ना में सर हिला गया। तो फिर, उसने उसकी तरफ देखते हुए पूछा था, क्या घर वापस आने के बाद तुमने मुझे कभी इस तरह के कपड़ों में देखा है? वो उल्टा उससे सवाल करने लगा। नहीं, अभी आप छोटू को नीचे कह रहे थे ना कि आइसक्रीम खाने जाना है तो मुझे लगा कि आप कमीज शलवार पहन कर नहीं जाएंगे इसीलिए पूछा। वो कमीज शलवार निकालते हुए बोली और बेड पर रख कर जाने लगी जब अचानक वारिक ने उसका हाथ थाम लिया। मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? इस तरह से क्यों मुंह लटका कर घूम रही हो? जब से घर आया हूँ शक्ल पर 12 बजे हुए हैं। वो उसे अपने करीब ही बिठा चुका था, जबकि वो उसका चेहरा देखने लगी। क्या वो नहीं जानता था कि उसका मूड ऑफ क्यों है? इस लड़ाई के बाद उन दोनों में ठीक से बात हुई ही कहाँ थी। वारिक, मैं आपके साथ एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली तो वारिक ने उसका हाथ अपने हाथ में मजबूती से थाम लिया। और मैं भी तुम्हारे साथ एक नई और खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत करना चाह रहा हूँ। मायरा, तुम मेरा कुल हो। तुम मेरी नस्ल को इस दुनिया में लाने वाली हो। मेरी औलाद को पैदा करने वाली हो। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपने रिश्ते छोड़ नहीं सकता। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ अपनी अम्मा से, अपने भाइयों से और अपने बाबा से। मेरे लिए वो लोग बहुत अहम हैं। अब तो ताशफीन भी वापस आ गया है। हमारा घर मुकम्मल हो चुका है। अपनी इस गलत फहमी को दूर कर दो मेरी जान। ये सब कुछ सिर्फ एक गलत फहमी है। वो उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए समझाने वाले अंदाज में बोला था। आपके लिए ये कुछ भी हो वारिक, लेकिन मैं हर वक्त उस शख्स को अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको ये सब कुछ गलत फहमी लगता है। आपको लगता है कि वो इंसान इस दुनिया का सबसे नेक इंसान है जबकि हकीकत कुछ और है और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि बहुत जल्द हकीकत खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। सिर्फ इतना मांगती हूँ कि मुझे उस शख्स के साथ एक छत के नीचे नहीं रहना। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। मैं वादा करती हूँ, मैं जिंदगी भर आपकी गुलाम बनकर रहूंगी लेकिन प्लीज मुझे इस घर से दूर ले जाए। मैं आपको मना नहीं कर रही। आप बेशक हर रोज मिले उनसे, अपनी फैमिली को वक्त दें, अपने घर वालों को वक्त दें। लेकिन मेरे लिए उस शख्स को हर वक्त अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं है। मेरे लिए वो कातिल है और कातिल ही रहेगा। ये बात कभी बदल नहीं सकती और न ही हकीकत कभी छुप सकती है। वक्त लगेगा लेकिन एक ना एक दिन हकीकत आपके सामने भी आ जाएगी। वो अपनी बात से पीछे हटने को तैयार ही नहीं थी। मायरा,
मैं तुम्हारी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे सकता सिवाय इसके कि तुम मेरे लिए बेहद अहम हो, लेकिन तुमसे कहीं ज्यादा मुझे वो शख्स अजीज है जिसने बाप बनकर मेरे सर पे हाथ रखा था। और जिंदगी के इस दौर में मैं उसका साथ छोड़कर नहीं जा सकता जिसने अपनी जवानी मुझ पर बर्बाद कर दी। अगर आज मैं उस बाप को छोड़कर चला गया तो कल खुद बाप बनकर उसके दर्द को क्या ही समझ पाऊंगा। बेशक वो मेरा सगा बाप नहीं है, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इरफान मुस्तफ़ा मुझे इतनी मोहब्बत नहीं दे सकता था जितनी मोहब्बत मुझे इब्राहिम मुस्तफ़ा ने दी है। वो उसके करीब से कपड़े उठाता उठकर वॉशरूम में चला गया था, जबकि मायरा भी मजीद कमरे में न रुकी थी। हाय मायरा, मेरा बच्चा, तू वही कपड़े पहन कर आ गई। जा जाके ठीक से तैयार हो ना। वो छोटू तो कह रहा है कि वारिक सबको आइसक्रीम खिलाने लेकर जा रहा है। अम्मा ने उसे यूं ही उदासी से वापस आते देखकर कहा था। नहीं अम्मा, मैं नहीं जा रही। मेरा दिल नहीं चाह रहा। वो मुस्कुराकर वहीं बैठ गई थी, जबकि अम्मा परेशानी से उसका चेहरा देखने लगी। पिछले 3-4 दिनों से वो कुछ उदास उदास सी लग रही थी। न जाने क्या बात हुई थी। मेरी जान, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? वो उसके पास बैठते हुए पूछने लगी तो न जाने क्यों मायरा का दिल भर आया। उनके कंधे से लगकर वो बेवजह ही आंसू बहाने लगी। अम्मा तो परेशान हो गई थी कि आखिर उसे हो क्या गया है। जब वारिक नीचे आता नजर आया, वो जल्दी से अपने आंसू साफ करती उनसे अलग हो गई थी। छोटू अहमद, तुम लोगों के पास 2 मिनट का वक्त है। अगर तुम लोग तैयार होकर न पहुंचे तो मैं अकेले चला जाऊंगा। उसने आवाज बुलंद कहा था, जिस पर वो दोनों पता नहीं कौन से कोनों से निकल आए थे। हम तो तैयार हैं, बस आपकी मिसेज तैयार नहीं है और ताशी भाई और तनावुश आपी भी नहीं आए। उसने बड़ी मासूमियत से सीढ़ियों की तरफ देखा था क्योंकि वो लोग तो पहले गए थे, उनको तो पहले आना चाहिए था। ताशफीन का ऑफिस में आज पहला दिन था। वो बेचारा थका हुआ है। तुम लोग ही जाओ। और मायरा, उठ, तू भी जा। कल से सदफ की शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। इस जुमा निकाह है, हफ्ते के दिन मेहंदी और इतवार के दिन शादी। अल्लाह के करम से वो भी अपने घर की हो जाएगी और कल हम सब ने शॉपिंग पर जाना है। अम्मा जबरदस्ती उसे उठाने लगी। वो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अम्मा की आंखें दिखाने पर उसे उठना ही पड़ा। अम्मा को यही लग रहा था कि दोनों में किसी छोटी मोटी बात को लेकर झगड़ा हो गया है, जिसे एक दूसरे से अलग रहकर नहीं बल्कि करीब रहकर सुलझाया जा सकता है। मैं चेंज करके आती हूँ। वो उठकर खड़ी होते हुए बोली तो छोटू ने मुंह बनाकर वारिक की तरफ देखा। लड़कियों को अलाव होता है। अब वो लड़कों की तरह हैंडसम थोड़ी होती हैं कि जैसे भी हालत में हो उठकर चल दे। वारिक ने छोटू की तरफ देखते हुए सफाई पेश की थी, जो कि उसे पसंद आई थी। मायरा ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा, जबकि वो मुस्कुराते हुए अम्मा को आंख दबाता छोटू और अहमद को बाहर आने का इशारा कर चुका था। अदालत में साबित हो चुका था ज़ायना का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। उसे हर तरफ ज़ैनब नजर आ रही थी। निशा तो उस दिन के बाद कभी उसके सामने नहीं आई थी। अपने पागलपन में उसने पुलिस के सामने ये बात कबूल कर ली थी कि उसने न सिर्फ 4 कत्लों की साजिश की है बल्कि एक कत्ल उसने अपने हाथों से किया है, जिसके बिना पर अदालत उसे सख्त से सख्त सजा देना चाहती थी। लेकिन उसका ज़हनी तवाज़ुन पूरी तरह से खो जाने की वजह से कानून चाह कर भी उसे कोई सख्त सजा नहीं दे पा रहा था। आखिर 15 दिन के बाद उसके केस का ये फैसला हुआ था कि उसे पागल खाने में पहुंचा दिया जाए, क्योंकि जिस तरह की हरकतें वो कर रही थी, पागल खाने वाले ही उसे ठीक कर सकते थे और अगर वो कभी ठीक होती है तो कानून के मुताबिक उसके इलाज के बाद उसकी सजा उम्र कैद जेल थी। कानून अपना फैसला सुना चुका था, जबकि इरफान तो उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाना चाहता था, लेकिन उसकी जहनी हालत की वजह से इरफान चाहकर भी उसे वो सजा न दिलवा पाया जो वो दिलवाना चाहता था। इस वक्त इरफान की हालत बहुत खराब थी। एक ऐसी औरत जिस पर उसने यकीन किया था, जिसके साथ उसने नई जिंदगी की शुरुआत की थी, जिसकी संगत में उसने अपनी ज़ैनब को तलाश करने की कोशिश की थी। हाँ, जब ज़ैनब के साथ उसका निकाह हुआ उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं थी, लेकिन ज़ैनब जैसी पाकीज़ा और प्यारी लड़की ने खुद ब खुद उसके दिल में अपने लिए जगह बना ली थी। वो उसे दीवानों की तरह चाहने लगा था, लेकिन सिर्फ एक गलती,
महज एक जवानी में उठाया गलत कदम आज न सिर्फ उसकी ज़ैनब को उससे दूर कर चुका था बल्कि सारी जिंदगी का पछतावा भी दे गया था। आप वापस पाकिस्तान चले जाएंगे? यहीं पर रहिए, कम से कम यहाँ पर आपका अच्छा इलाज तो हो रहा है। यहाँ के डॉक्टर्स आपकी बीमारी को समझ सकते हैं। इरफान आज हॉस्पिटल उससे मिलने के लिए आया तो उसे पता चला कि वो इस हफ्ते की फ्लाइट से वापस पाकिस्तान जाने का सोच रहा है। नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि मेरे बचने के कोई चांसेस नहीं हैं। मेरी बीमारी फैलती जा रही है, कैंसर का जहर पूरे जिस्म में फैल चुका है। सांसें ले रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। और अभी एक और काम रह गया है पाकिस्तान में जिसे सरंजाम देना है, उसने मुस्कुराते हुए कहा था, जबकि इरफान ने एक नजर देनी को देखा, जो तकरीबन एक हफ्ते से जिद कर रहा था कि उसे पाकिस्तान जाना है। पाकिस्तान तो वो भी जाना चाहता था, लेकिन इब्राहिम से नजरें कैसे मिलाएगा? कैसे उससे कहेगा कि तुम सही थे और मैं गलत? वो जानता था इस मुश्किल वक्त में वो उसका वाहिद रिश्ता था, वाहिद सहारा था और उसने ही इब्राहिम को तन्हा छोड़ दिया था। काश वो उसका साथ दे पाता। काश इस वक्त वो उसके साथ मिलकर ज़ैनब के कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचा पाता। लेकिन कुछ पछतावे जिंदगी भर खत्म नहीं होते और ये भी एक पछतावा था जिसे कभी खत्म नहीं होना था। क्या तुम्हारी निशा पाकिस्तान चलने के लिए तैयार होगी? उन्होंने पीछे की तरफ देखा तो डैनी ने पूरे जोर और शोर से हाँ में सर हिलाया था। वो तो जैसे पूरी प्लानिंग करके बैठा हुआ था। निशा के अबू पाकिस्तान से ही हैं और पाकिस्तान में उनका अच्छा खासा घर बार है। और सिर्फ निकाह पे बात टालने की क्या जरूरत है? वो शादी के बाद भी पढ़ सकती है। वैसे भी शादी के बाद तो उसे मुफ्त का ट्यूशन टीचर मिल जाएगा शौहर के रूप में। वो उनके पास बैठते हुए बोला तो इरफान और बदर खान का कहा बुलंद हुआ। उनका बेटा बहुत तेज था, इसमें कोई शक नहीं था। वो हर चीज को पहले से ही हल करके बैठा हुआ था। तो ठीक है फिर, देर नहीं करते, क्या ख्याल है बदर खान? वो उसकी तरफ देखते हुए बोला तो वो भी महज हाँ में सर हिला गया। वारिक ऑफिस से छुट्टियां ले चुका था, क्योंकि घर में सदफ की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। वो मायरा के साथ भी बिल्कुल नॉर्मल था। वो बहुत प्यार से उससे बात करता था जैसे उन दोनों में कोई तल्ख कलामी हुई ही न हो। कल वो दोनों डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने कहा था कि मायरा किसी बात की टेंशन ले रही है जो उसके बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। वो उसकी परेशानी की वजह जानता था लेकिन उसके पास उसका कोई हल न था। कल सदफ का निकाह था, जिसकी शॉपिंग के लिए वो उसे अपने साथ लेकर आया था। मैं लाइट पिंक पहनूंगी, उसने 10वीं दफा अपनी बात दोहराई। शौहर से जिद नहीं लगाते जानम, नुकसान हो सकता है। वो प्यार से धमकी दे रहा था। नहीं, मुझे पिंक ही पहनना है ना। सबका पिंक होगा वारिक, समझे ना, तुम सबसे अलग हो। वो उसे मार्केट के अंदर लाता दिलकश अंदाज में बोला। मगर वारिक जान, मैंने एक बार कह दिया ना, अब बस। वो उसके लबों पर उंगली रखते हुए खामोश करवाने लगा। लेकिन वारिक, अब अगर मुझे तुम्हारी आवाज आई तो मैं इस मार्केट का लिहाज किए बिना तुम्हारे होंठ चूम लूंगा। उसने फिर से धमकी दी थी, और उसकी ये धमकी कारामद भी साबित हुई थी। उसके बाद तो मायरा के मुंह पर ऐसा ताला लगा था जो घर जाने के बाद भी न खुला। वो उसके लिए स्काई ब्लू कलर की ड्रेस लेकर आया था, जबकि बाकी सबकी लाइट पिंक कलर की होने वाली थी। खैर, बाकी सब थे ही कौन, सिर्फ तनावुशी तो थी जिसकी लाइट पिंक कलर की ड्रेस ताशफीन की पसंद की थी। वो तो सिर्फ उसके साथ मैचिंग करना चाहती थी जो न हो सकी। निकाह सादगी से हुआ था जबकि बाकी सब रस्में धूमधाम से होने वाली थी। टाइम कम था लेकिन फिर भी घर के लड़कों ने संभाल लिया था। वो एक ही दिन में निकाह के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर चुके थे। निकाह घर पर ही हुआ था और अब बाकी सारी रस्में भी उधर ही होनी थी, इसलिए उनके पास सांस लेने की भी फुर्सत न थी। बेटा, निकाह बहुत अच्छे से हो गया है। माशा अल्लाह, सदफ की शादी के लिए हर चीज की तैयारी कर ली है हमने। बस अब खैर ओ खैरियत से बेटी अपने घर की हो जाए। वारिक थका हारा आकर सोफे पर बैठा था जब इब्राहिम साहब ने कहा, आप फिक्र न करें बाबा, मैं और ताशफीन है ना, हम बाकी भी सब कर लेंगे। और हम भी हैं ना। अहमद ने बीच में कूदना जरूरी समझा क्योंकि गंदी कम्यूल का बाजी को घर से भगाने के लिए वो और छोटू भी बहुत काम कर रहे थे।
हाँ हाँ, इन दोनों ने भी बहुत काम किया है। बाबा ने छोटू को गोद में लेते हुए अहमद को भी साथ लगाया था। इब्राहिम साहब, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकती जो आपने किया है। वो तो सदफ का सगा बाप भी न कर सका। सिर्फ निकाह की रस्म में शामिल होकर उसने अपना फर्ज निभा दिया। उसके असल वारिस बनकर तो आपने उसके सर पर हाथ रखा है। मैं हमेशा आप और आपा पर बोझ बनी रही। बहुत गलतियां की हैं मैंने, लेकिन आपने कभी मुझे नीचा नहीं दिखाया। सब कुछ जानते हुए भी मेरी गलतियां नजरअंदाज करते रहे। और मैं बदनसीब जिनका खाती रही उनके लिए ही बुरा सोचती रही। पता नहीं खाला को क्या हुआ था कि वो अचानक रोने लगी, जबकि इब्राहिम साहब ने उठकर उनके सर पर हाथ रखा। आपा, आपको सिर्फ बहन कहा नहीं है बल्कि दिल से माना भी है। और बहनों की गलतियों पर पर्दा डाला जाता है, सरेआम नहीं लाया जाता। जो हुआ भूल जाएं और अपनी बेटी के मुकद्दर की दुआ करें। और तुम लोग जरा मेहमानों की लिस्ट फिर से चेक करना। वो खाला को छोड़ अब वारिक से मुखातिब हुए थे तो वो उन्हें लिस्ट दिखाने लगा। वो काफी दिन से नोट कर रहे थे। मायरा चुप चुप थी। उनसे तो वो वैसे भी कभी बात नहीं करती थी, लेकिन आजकल वो कुछ ज्यादा खामोश थी। आज सदफ की मेहंदी की रस्म अदा की जा रही थी, लेकिन फिर भी उसकी खामोशी हनूस बरकरार थी। शादी की रस्मों में तो लड़कियां खुशबाश आगे पीछे घूमती हैं, लेकिन न जाने क्या वजह थी कि वो यूं ही उदास थी। ये बात तो वो जान चुके थे कि वो अलग घर में रहना चाहती है सिर्फ वारिक के साथ, और उसकी ये डिमांड जायज भी थी। और ये बात भी उन्हें पता चल चुकी थी कि मायरा ने एक अलग मकान भी ले लिया है। लेकिन फिर भी वो ये तो हरगिज न चाहते थे कि उनका बेटा और बहू ये घर छोड़कर चले जाएं। लेकिन मायरा की जिद उन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गई थी। उसकी खामोशी, उसका चुप चुप रहना, उसकी उदासी उन्हें बुरी तरह बेचैन कर गई थी। यही तो दिन थे उसके खुश रहने के, हंसने बोलने के, और इन्हीं दिनों में वो यूं सबसे कट कर रह गई थी। वो वारिक से बात करती थी, बाकी सबसे भी बहुत मोहब्बत से पेश आती थी, लेकिन वो खुशी जो वो उसके चेहरे पर देखना चाहते थे वो उन्हें नहीं मिल रही थी। बेटा, मैं सोच रहा था कि तुमसे कैसे कहूँ। इब्राहिम साहब ने उसे अपने कमरे में बुलाया था। क्या बात है बाबा, क्या बात करनी है आपने मुझसे जिसके लिए आपको अल्फाज ढूंढने पड़ रहे हैं। वो उनके पास बैठ गया था। बेटा, वो मैं चाहता हूँ कि तुम मायरा को लेकर अलग हो जाओ। मेरा मतलब है कि मैं आपको ऐसा कहने के लिए मायरा ने कहा है ना। वो उनकी बात काट कर बोला। नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं खुद कह रहा हूँ तुम्हें। देखो वारिक, मायरा की खुशी तुम्हारे साथ रहने में है, हम सबके साथ रहने में नहीं। और मेरी खुशी का क्या? वो उनकी बात काट गया। बेटा, मर्द अपनी खुशी अपने घर, अपने बच्चों में ढूंढता है। औरत मोम की गुड़िया है, उसके साथ जिद लगाकर क्या कर लेना है। और उसकी ये जिद नाजायज नहीं है। औरत हक रखती है अलग रहने का। वो तुम्हारी नस्ल की अमीन है, तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए। वो टेंशन लेती है। डॉक्टर उसे इस माहौल से निकालने के लिए कह रहा है, तो इस बात को समझने की कोशिश करो मेरी जान। मुझे यकीन है कि अलग घर में रहकर वो तुम्हारे साथ पुरसुकून रहेगी, इन टेंशनों से दूर रहेगी, और हमारा मकसद भी तो यही है ना कि हम उसे खुशी दें। मैं जानता हूँ वो मेरी वजह से इस घर में नहीं रहना चाहती। वो जिस गलत फहमी का शिकार है, हम उसे इस गलत फहमी से निकाल ही नहीं पा रहे। ताशफीन तक ने उसे ये बात समझाने की कोशिश की है कि ये सिर्फ एक गलत फहमी है, लेकिन इस मामले में वो ताशफीन की भी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मैं सोच रहा था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा बाबा। और अगर उसे बहुत शौक है ना ये घर छोड़कर जाने का तो चली जाए अपने चाचा के पास। मैं उसे मना नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ उसकी एक फजूल जिद की वजह से मैं अपना घर छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगा। वो मेरे सामने मेरे बाप पर बेबुनियाद इल्जाम लगाती है और आप कहते हैं कि मैं खामोश रहूं। अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। वो गुस्से से कहते कमरे से निकल गया था। क्या चाहती हो तुम? ये घर छोड़ना है ना तुम्हें? जाओ, शौक से जाओ, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा, ये बात याद रखना। नहीं रहना है तुम्हें इस घर में तो जाओ, चली जाओ, हमेशा के लिए चली जाओ। बस मेरा बच्चा मेरे हवाले करो और जाओ जहां जाना है तुम्हें।
अगर न्यूयॉर्क जाना है तो भी ठीक है, और अगर अपने इस चाचा के पास जाना है तो भी ठीक है। मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें जाना हमेशा के लिए होगा। तुम मेरे बाप के साथ इस छत के नीचे नहीं रह सकती तो ना सही। अब मैं भी नहीं करूंगा तुम्हें मजबूर मायरा। जो दिल में आए वो करो। मेरे बाप की मौजूदगी में तुम खुश नहीं रह सकती ना, तो ना सही। चली जाओ हमेशा के लिए। अब नहीं रोकूंगा तुम्हें। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें जबरदस्ती के रिश्ते निभाने पर मजबूर कर रहा हूँ। सच तो ये है कि जिसके दिल में अपने शौहर के लिए ही कोई जज्बात न हो, वो उसके घर वालों को क्या ही अहमियत देगी। मेरा दिमाग सच में खराब था, जो मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए एक मुकाम बना चुका हूँ, तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बना चुका हूँ। मुझे लगता था आज नहीं तो कल तुम्हारी ये गलत फहमी दूर हो जाएगी, लेकिन नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता मायरा। कभी भी नहीं। न तो तुम मेरे साथ इस रिश्ते को निभा सकती हो, और न ही मैं तुम्हारे साथ अपने घर वालों को छोड़कर रह सकता हूँ। बात साफ है, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरे घर वालों को कबूल करना होगा। मेरे बाप को इतना ही एहतराम देना होगा जितना तुम्हारे दिल में तुम्हारे अपने बाप के लिए है। और अगर तुम मेरी ये बात नहीं मान सकती तो मैं तुम्हें कभी अपने साथ जुड़े इस रिश्ते को निभाने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। तुम बाखुशी मुझे छोड़कर जा सकती हो। उसने सुकून से अपनी बात मुकम्मल की थी, जबकि मायरा के गुस्से की इंतहा हो चुकी थी। यानी कि उसके बाप को खत्म करने के बाद ये शख्स उससे उसका शौहर भी छीन लेना चाहता था। उसके बच्चे का बाप भी छीन लेना चाहता था। बस, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब और नहीं। जबकि वारिक बातें सुनाने के बाद वॉशरूम में बंद हो गया था। वो कितनी ही देर उसकी बातों को सोचती रही, फिर आखिर अपना गुस्सा जब्त करती कमरे से निकल गई। मिल गया सुकून। शर्म तो आई नहीं होगी। वो गुस्से से बाहर आई थी जहां ताशफीन, अहमद और छोटू इब्राहिम को अपनी लाइटिंग दिखाने छत पर लेकर जा रहे थे। वो इब्राहिम से इंतहाई बदतमीजी से मुखातिब हुई, जबकि वो हैरान से उसे देख रहे थे। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? वो परेशानी से बोले। बिल्कुल ठीक है, ये बस दिमाग खराब है इसका बाबा। पीछे से आते वारिक ने उसका बाजू थाम कर उसे अपनी तरफ खींचा था। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दिमाग मेरा खराब है और नियत इनकी। बस कर दे इब्राहिम साहब। और कितना लालच करेंगे आप? आपका पेट भरता क्यों नहीं है? कितने लोगों को खा गया आपका लालच? आपके भाइयों को खा गया, आपकी भाभी को, यहाँ तक कि आपकी अपनी बहन को खा गया। मेरा बाप तो मरा ही मरा, वो तो गैर था। अरे, आपने तो अपने ही भाइयों की जान ले ली है। अब तो बस कर दे खुदा के लिए। कितनी और मासूम जानों की बद दुआएं लेंगे? क्या चाहते हैं आप? बताएं मुझे। क्या ख्वाहिश है आपकी कि मैं भी आपके सामने सिसक सिसक कर मर जाऊं? मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़काते हुए शर्म नहीं है आपको? आप मेरा और उसका रिश्ता खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चिल्ला रही थी। बदतमीजी की इंतहा हो चुकी थी। बकवास बंद करो। ये क्या बोल रही हो तुम? वो उसे झिंझोड़ते हुए पीछे कर रहा था। मैं क्या बोल रही हूँ? तो सुने वारिक साहब, ये आदमी कातिल है। इसने अपने भाइयों को तो मारा ही, लेकिन इसने मेरे बाप का भी कत्ल किया है। ये जो आलीशान बंगला इसने इस जमीन पर बनाया है ना, इसकी ईंट ईंट में मेरे बाप का खून शामिल है। इस घर की हर दीवार से मुझे मेरे बाप के खून की बू आती है। इसकी ये दीवारें चीख चीख कर कहती हैं, मायरा, ये शख्स तुम्हारे बाप का कातिल है। सुना आपने? कातिल हैं आप। ये जो आपका आला तरीन लाइफस्टाइल है ना, ये मेरे बाप के खून से बनाया है आपने। कातिल हो तुम इब्राहिम मुस्तफा। कातिल हो तुम। मेरे बचपन के, मेरी खुशियों के, मेरे बाप के कातिल हो तुम। सुना तुमने? डूब कर मर जाना चाहिए तुम्हें। वो भी हद गुस्से से बोल रही थी, जब वारिक ने एक बार फिर से उसे पीछे करने की कोशिश की, लेकिन अपना हाथ छुड़वाती वो उसे खुद से दूर करती पीछे हटी थी। उसे पता भी न चला कि कब आखिरी सीढ़ी पर उसका पैर आ गया। अगले ही लम्हे वो सीढ़ियों से फिसलती नीचे की तरफ गिरी थी। घर की दरो दीवार में उसकी चीख बुलंद हुई, जबकि वारिक पागलों की तरह पांच पांच सीढ़ियां अबूर कर नीचे पहुंचा था, लेकिन तब तक मायरा बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर उसे इमरजेंसी रूम में ले गए थे। केस बहुत क्रिटिकल था, क्योंकि वो सिर्फ गिरी ही नहीं थी बल्कि वो प्रेग्नेंट भी थी, और उसका खून भी बहुत ज्यादा मिकदार में जाया हो चुका था।
अगर वो खून को रोकने में कामयाब न होते तो मायरा की जान भी जा सकती थी। और दूसरी तरफ मायरा की प्रेगनेंसी वैसे भी क्रिटिकल थी। वो एक कमजोर बच्चे को पैदा करने वाली थी। बेशक सब उसका कितना ही ख्याल क्यों न रखे, लेकिन हकीकत यही थी कि मायरा अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं देती थी, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत तेजी से खराब हुई थी। इब्राहिम साहब वही डेस्क पर बैठे हुए थे, जबकि ताशफीन और वारिक जल्दी से जल्दी उसे हॉस्पिटल पहुंचा चुके थे। अम्मा बार बार फोन करके मायरा की हालत जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक तो वो खुद मायरा की हालत नहीं जानते थे, उन्हें क्या बताते। पेशेंट का खून बहुत ज्यादा जाया हो चुका है, उन्हें जल्दी से जल्दी ब्लड लगाना होगा। आप लोग जल्दी से जल्दी ओ नेगेटिव ब्लड का इंतजाम करें। ये बहुत रेयर ब्लड है जो इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है, और अगर ये ब्लड होता भी तो भी हम नहीं लगाते, क्योंकि हमें फ्रेश ब्लड की जरूरत है। बच्चे की जान खतरे में है। आप लोग जितना जल्दी हो सके इंतजाम करें। लेकिन डॉक्टर, हम कहाँ से कर सकते हैं? क्या किसी हॉस्पिटल से पता करना है? आप ये सारी इंफॉर्मेशन बाहर बैठे वार्ड बॉय से ले लीजिएगा। हो सकता है कि वो इसमें आपकी कोई मदद कर सके। देखिए, बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास। जितना जल्दी हो सके इतना करने की कोशिश करें। डॉक्टर बस इतनी सी बात करके वापस अंदर जा चुकी थी। वारिक, तुम यहीं रुको, मैं ब्लड का इंतजाम करके आता हूँ। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। मैं कहीं से भी ब्लड ढूंढ लाऊंगा। कोई ना कोई डोनर मिल ही जाएगा। वो उसे यकीन दिलाते हुए जाने लगा था। रुक जाओ तुम लोग, मेरा खून ओ नेगेटिव है। क्या मेरा खून नहीं लग सकता इसको? तुम जाओ डॉक्टर से बात करो कि मेरी बेटी को मेरा खून लगा दे। वो उसे रोकते हुए बोले, जबकि ताशफीन हाँ में सर हिलाता जल्दी से बाहर आते डॉक्टर से मुखातिब हुआ। सर, हमारे फादर का खून ओ नेगेटिव है। क्या उनका खून लग सकता है? हमें चेक करना होगा सर। आप प्लीज अंदर आइए। वो एक नजर इब्राहिम साहब को देखती अंदर की तरफ बुला चुकी थी, जबकि वो जल्दी से अंदर आए थे। आधी रात का वक्त था जब इरफान के साथ डैनी घर के अंदर दाखिल हुआ। बदर खान को भी वो अपने साथ लेकर आए थे, क्योंकि बदर खान ने बहुत गलतियां की थी और वक्त आ गया था अपनी गलतियों को सुधारने का। तनावुश तो उसे देखते ही उसके पास आ गई थी। सब लोग बाहर बैठे हुए थे, परेशानी ही ऐसी थी। सुबह सदफ की बारात आने वाली थी और उससे पहले इतना बड़ा हादसा हो गया था। वो तो खुदा का शुक्र था कि मेहंदी की रस्म दिन के वक्त रखी गई थी और ये सब कुछ रस्म खत्म होने के बाद हुआ था। मेहमानों की नज़र में इन लोगों की तल्ख कलामी तो नहीं आई थी, लेकिन मायरा का गिर जाना भी कोई आम बात न थी। अंकल, मायरा सीढ़ियों से गिर गई है। वो प्रेग्नेंट थी। वो हॉस्पिटल में है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो रोते हुए उसे बता रही थी, जबकि बदर खान उसे सुन रहा था। अल्लाह खैर करेगा मेरी बच्ची। मुझे मायरा के पास जाना है। वो बेचैन हो उठा था। आखिरी खून का रिश्ता था उसके पास। अभी तो वो अपने किए की माफी तक न मांग पाया था। मुझे जल्दी से उसका एड्रेस बताओ। मैं यहाँ भाभी से अपने किए की माफी मांगने आया था, लेकिन फिलहाल मैं हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ। भाभी, मैं वापस आऊंगा, लेकिन इस वक्त मुझे जाने दीजिए। वो उनके सामने हाथ बांधते हुए तनावुश से पूछने लगा था, जबकि डेनी भी उसके साथ जाने को तैयार हो गया था, क्योंकि मायरा की हालत नजरअंदाज कर देने के काबिल हरगिज न थी। वो भी मायरा के लिए परेशान था। कहने को मायरा के साथ उसका कोई ताल्लुक तो न था, लेकिन फिर भी उसे मायरा की फिक्र थी, क्योंकि वो वारिक की बीवी थी और वारिक के बच्चे की मां बनने वाली थी। वो इरफान साहब को वहीं छोड़कर बदर खान के साथ हॉस्पिटल की तरफ चला आया था। जबकि इरफान के घर आने पर ताए अम्मी ने कुछ नहीं कहा था, बल्कि मुस्कुराकर उसे घर में खुशामदीद किया था। खुदा का लाख लाख शुक्र है, बच्चा और माँ दोनों महफूज हैं। डॉक्टर ने बाहर आकर खुशखबरी सुनाई थी। अब आपने इनका ख्याल रखना है, इन्हें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। इनका बेबी पहले ही बहुत वीक है, आपको इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। हमेशा इनके आसपास रहे, इन्हें किसी तरह की कोई टेंशन न दें। फिलहाल वो नींद के जेरे असर है, अभी इन्हें डिस्टर्ब न करें। जब इन्हें होश आएगा तब आप लोग इनसे मिल सकते हैं।
लेकिन याद रखिएगा कि इन्हें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। पहले भी ये किसी चीज़ की टेंशन लेती रही हैं, जिनकी वजह से इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी। ये केस हैंडल करते हुए हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो इनकी प्रेगनेंसी को सिर्फ 3.5 महीने हुए हैं, आगे 9 महीने पूरे होने तक इनकी हालत बिगड़ सकती है। आपने कोशिश करना है कि आप हर वो चीज़ करें जो इनके लिए अच्छी हो, जिससे इन्हें खुशी मिलती हो। बाकी आप इनकी डाइट का भी ख्याल रखें। इनकी डाइट फिलहाल बहुत अच्छी है, आगे भी आपने 9 महीने तक इनकी डाइट को कंटिन्यू करना है, ताकि वो एक सेहतमंद बच्चा पैदा कर सकें। डॉक्टर वारिक के पास खड़ी उसे समझा रही थी, जबकि वो सिर्फ उसे सुनता हाँ में सर हिला रहा था। क्या हम अभी इनसे मिल नहीं सकते? ताशफीन ने डॉक्टर से सवाल किया था। जी नहीं, आप इनसे अभी नहीं मिल सकते क्योंकि फिलहाल वो सो रही हैं। डॉक्टर, हमारे घर में शादी चल रही है, हमें इसे आज ही घर वापस लेकर जाना होगा, तो क्या कोई मसला हो सकता है? ताशफीन ने पूछा था। नहीं, कोई मसला नहीं होगा, आप ऐसा कीजिएगा, एक नर्स को हम आपके साथ भेज देंगे जो इनका ख्याल रखेंगी वहाँ पर। बाकी फिलहाल ज्यादा चलना फिरना नहीं है, कोशिश करें कि ज्यादा सीढ़ियाँ तय न करनी पड़े। फिलहाल इन्हें आराम की जरूरत है, आप फिक्र न करें, आपका बच्चा अब बिल्कुल ठीक है। उसने वारिक को एक नज़र देखकर कहा था, जो काफी परेशान लग रहा था। वारिक उसका शुक्रिया अदा करते हुए बाबा के पास आकर बैठ गया था। बदर खान आया तो ताशफीन ने उसे सहारा देकर इब्राहिम के पास बिठाया। एहसास नदामत में घिरा वो काफी देर कोई बात ही न कर सका, जब इब्राहिम ने खुद ही उसके कंधे पर हाथ रखा। इंशाल्लाह मायरा ठीक हो जाएगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। वो उसे हौसला देते हुए बोले। इब्राहिम, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, अल्लाह न करे कि मेरे गुनाहों की सजा इस मासूम बच्ची को मिले, जिसका कोई कसूर ही नहीं है। मैं सारी जिंदगी इसे तुम्हारे खिलाफ करता गया, मैंने इसके दिमाग में तुम्हारे लिए इतना जहर भर दिया कि सिवाय नफरत के और कुछ भी न बचा, और आज जिंदगी के इस मुकाम पर खड़ा हूँ कि अपनी गलतियों को सुधार तक नहीं पा रहा। अल्लाह न करे फिर मेरे गुनाहों की सजा इसको मिले, मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। वो हाथों में सर दिए सिसक उठा। खुदा पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। वो हौसला दे रहे थे, जबकि खुद भी बहुत परेशान थे। मुझे माफ कर दो इब्राहिम, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन तुमसे हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूँ कि मुझे माफ कर दो, मेरे आखिरत के रास्ते आसान कर दो। मैं नहीं जानता कि खुदा की नजरों में मैं कितना गिर चुका हूँ, लेकिन उसके बंदों से मैं माफी मांगना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे माफ कर दोगे तो वो खुदा भी माफ कर देगा, बेशक बख्शने वाला है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बहुत गुनाह किए हैं मैंने, मेरे गुनाहों की कोई माफी तो नहीं, लेकिन मैं फिर भी तुमसे अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे भाइयों को तुम्हें वापस तो लाकर नहीं दे सकता, लेकिन तुमसे दरखास्त कर सकता हूँ कि अपना दिल बड़ा कर लो। वो सिसक कर रोते हुए उसके पैर पकड़ने लगा था, जब इब्राहिम साहब ने उसे कंधों से पकड़कर अपने साथ लगा लिया। उसका सिसकता वजूद वो खुद भी ज्यादा देर तक देख नहीं पाए थे। वो उनके सबसे बेहतरीन दोस्त का भाई था, जो उनके लिए बेहद अजीज था, लेकिन वक्त और हालात ने उसे ऐसे गुनाह करवाए थे जिनकी कोई माफी नहीं थी, और बेशक वो अपने जुर्मों की सजा काट चुका था। वो उसको उसके किसी गुनाह की सजा दे नहीं सकते थे, ये सब अल्लाह का काम था। वो बेहतर जानता था कि किसको क्या सजा मिलनी है। ये तो अल्लाह का करम था कि उसे हिदायत मिल गई थी कि वो अपने गुनाहों की माफी मांगने यहाँ तक आ गया था। ताशफीन उन्हें बता चुका था कि उसे ब्लड कैंसर है और जल्द ही वो अपनी आखिरी सांसें लेकर ये दुनिया छोड़ जाएगा। वो ये बात जानने के बाद ही उसे दिल से माफ कर चुके थे। वो क्यों उसे माफ न करते? अगर अल्लाह ने उसे सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता कर दी थी, तो फिर वो कौन होते थे उसे सजा देने वाले? मैंने तुम्हें माफ कर दिया है बदर खान, अल्लाह पाक तुम्हारी दुनिया और आखिरत आसान करे। वो उसे यूं ही अपने सीने से लगाए दिल से बोले थे। मायरा को होश आ गया था, लेकिन वारिक उससे मिलने न गया, बल्कि वो उसके डिस्चार्ज पेपर्स तैयार करवा रहा था। घर में शादी थी, शाम तक बारात आने वाली थी, तो ऐसे में उन सब का घर पर होना बेहद जरूरी था। इसीलिए वारिक ने उसके नींद से जागते ही सबसे पहले उसके डिस्चार्ज पेपर्स तैयार करवाए थे, और एक नर्स भी हायर करवा ली थी जो उनके साथ उनके घर पर जाने वाली थी। हाँ वारिक बेटा, हो गया सब कुछ।
वो उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगे तो उसने पेपर्स उनको थमा दिए थे। जी बाबा, सब कुछ हो गया है, पेपर्स मैंने तैयार करवा लिए हैं, नर्स को भी हायर कर लिया है, वो हमारे साथ ही घर चलेगी। बाकी डॉक्टर ने कहा है कि अब हम मायरा को घर लेकर जा सकते हैं। बदर खान किधर गए डैनी? उसने डैनी की तरफ देखते हुए पूछा था, जो वहां बाहर अकेले बैठा हुआ था। वो भाई, वो अंदर गए हुए हैं मायरा भाभी से मिलने के लिए, वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे तो ताशफीन भाई ने कहा कि वो उन्हें अंदर से मायरा भाभी से मिलवा कर लाते हैं। क्योंकि मायरा भाभी को होश आ गया है तो फिर मैंने भी मना नहीं किया। वैसे आप फिक्र न करें, बदर खान को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिनसे किसी को भी तकलीफ हो। वो यकीन दिला रहा था, क्योंकि वो खुद बदर खान की अच्छाई का कायल हो गया था। उसने बदर खान को अपनी 50% प्रॉपर्टी के पेपर दिए तो उसने हंसकर कह दिया कि मैंने ये सब कुछ इस प्रॉपर्टी के लिए नहीं बल्कि ज़ैनब के लिए किया है, मैं अपनी ज़ात से उसे कोई खुशी नहीं दे सका, सिर्फ मोहब्बत का दावा करता रहा हूँ, आज इस दावे में शायद कामयाब हो गया हूँ। उसकी कातिला को उसके अंजाम तक पहुँचा कर। कितना दर्द था उसके लहजे में, डैनी को अफसोस हुआ था। मैं जानता हूँ डैनी, वो बदल गए हैं, अल्लाह पाक ने उन्हें हिदायत दी है, बाकी उनके अगले रास्ते और मंजिलें आसान करने वाली वो पाक ज़ात है, वो ही बेहतर जानता है कि उसने अपने बंदे को किस तरह अपनी तरफ बुलाना है। बेटा, तुम भी एक बार मिल लेते न मायरा से। वो बाहर जाने लगा तो बाबा ने उसे रोककर कहा था, जी बाबा, मैं जरूर जाऊंगा मिलने के लिए, बदर खान होकर आए फिर मैं बात कर लेता हूँ उससे। उसने मुस्कुरा कर कहा था। जिस तरह मायरा ने बातें की थी, न जाने क्यों इब्राहिम को लग रहा था कि उन सब बातों की वजह से वारिक का गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ, कहीं वो मायरा को कुछ गलत न कह दे जिससे वो टेंशन का शिकार हो। लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि वो मायरा से मिले, क्योंकि इस वक्त मायरा का सबसे ज्यादा अपना तो वो ही था। क्योंकि मायरा और वारिक की खुशी उस बच्चे से जुड़ी थी, जो इस वक्त मायरा की कोख में सांसें ले रहा था। ताशफीन बदर खान के साथ अंदर आया था। मायरा आंखें बंद किए बेड पर लेटी थी। मायरा, मेरा बच्चा, कैसी हो तुम? वो उसके सर पर हाथ फेरता उससे पूछने लगा। चाचू, मुझे ले चले अपने साथ, मुझे नहीं रहना इस घर में। वो बदर खान को देख आंसू बहाने लगी। मायरा, मैं कहाँ लेकर जाऊं मेरी बच्ची, मेरी अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं तो खुद थक चुका हूँ मेरी बच्ची जिंदगी से, अब तो जिंदगी भी जवाब दे गई है, मुझे ब्लड कैंसर है, बहुत जल्द मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। मायरा, मैं जानता हूँ तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांसें इस बोझ के साथ नहीं ले सकता कि मैंने तुम्हें सब हकीकत नहीं बताई। आज तक मैंने तुमसे जो भी इब्राहिम के खिलाफ बातें की हैं, वो सब झूठ है। तुम्हारे बाबा का कत्ल इब्राहिम ने नहीं किया था, बल्कि उसका बदनसीब कातिल मैं हूँ। हाँ, मैंने मारा है तुम्हारे बाप को। वो उसकी तरफ देखते हुए इंकिशाफ कर रहे थे, जबकि मायरा उन्हें सुन रही थी, बल्कि सुन क्या रही थी, वो तो सकते में आ गई थी। उनकी ये बात सुनकर वो क्या कह रहे थे, वो इब्राहिम के किए गए गुनाह अपने सर पर क्यों ले रहे थे, वो क्यों खुद को इतने बड़े गुनाहों में धकेल रहे थे, आखिर क्यों वो अपनी जात पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे थे। ये आप क्या कह रहे हैं चाचू? मेरी बात सुन लो मायरा, इसके बाद ही तुम कुछ कहना। मैंने आज तक तुमसे जो भी कहा सब झूठ था। जब मैं पहली दफा तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे हॉस्टल आया था, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं जेल से आया हूँ। हाँ, उस दिन मैं जेल से अपनी सजा मुकम्मल करके आया था। जो साजिश मैंने की थी, जो कत्ल मैंने करवाए थे, उनकी सजा के तौर पर मुझे 14 साल की जेल हो गई थी। 14 साल जेल में काटने के बावजूद भी मैं सीधे रास्ते पर नहीं आया था, बल्कि मैं और भटक गया था। मैं दौलत कमाना चाहता था, दौलत का भूत मेरे सर पर सवार हो चुका था। मैं किसी भी तरह इब्राहिम की सारी जायदाद हथिया लेना चाहता था। इसीलिए मैंने प्लानिंग की, जिसमें मैंने तुम्हें और ताशफीन को इस अंदाज में शामिल किया कि मैंने तुम दोनों को इब्राहिम के इतना खिलाफ कर दिया कि तुम दोनों उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। मैंने अपने किए गए गुनाह इब्राहिम के सर कर दिए। ताशफीन उसे कातिल समझ रहा था, तुम उसे कातिल समझती थी। तुम दोनों कभी उस रास्ते पर नहीं जाना चाहते थे जहां से इब्राहिम मुस्तफ़ा गुजरे, और ये ही मेरे लिए मेरी कामयाबी थी। मैं अब भी बाज न आया, बल्कि मैंने तुम्हारी और वारिक की शादी की प्लानिंग शुरू कर दी ताकि तुम्हें मूसा की जायदाद का 20% मिल सके।
जबकि मैं ताशफीन को भी मजबूर करने लगा जायदाद के लिए कि वो अपना हिस्सा मांगे और उस हिस्से में जो कुछ इब्राहिम ने मेरा हथियाया है वो मैं वापस ले सकूं। हालांकि मेरा कुछ भी नहीं था, सब कुछ इब्राहिम का ही था। मैं जानता हूँ ताशफीन तुम्हें हकीकत बता चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें खुद ये सारी बातें बताना चाहता था ताकि अपने दिल का बोझ कम कर सकूं। ये दौलत, ये जायदाद मेरे किसी काम नहीं आए मायरा। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास जिंदगी के बस कुछ ही दिन बाकी हैं और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेने से पहले मैं अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता हूँ। वो उसके सामने हाथ जोड़े फूट फूट कर रोने लगी जबकि मायरा चेहरा फेरे सिसक रही थी। वो कमरे में आया तो मायरा बुरी तरह से रो रही थी। डिस्चार्ज पेपर्स तैयार करवा दिए हैं मैंने, अगर चाहो तो अपने चाचा के साथ घर चली जाओ और अगर चाहो तो मैं तुम्हारी न्यूयॉर्क की टिकट बुक करवा देता हूँ, वहाँ चली जाओ। एक लेडी डॉक्टर का इंतजाम करवा दूंगा जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगी। इसके अलावा एक मुलाजिमा होगी जो इन दिनों में तुम्हारा ख्याल रखेगी। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिस तरह का माहौल तुम्हें चाहिए वैसा ही मिलेगा। क्योंकि मेरे घर में तो तुम्हें तुम्हारे बाबा के खून की बू आती है। मेरे घर की दरो दीवार तो तुम्हारे बाबा के खून से बनी है। न तो फिक्र करने की जरूरत नहीं, अब मैं तुम्हें अपने घर में रहने के लिए कहूंगा भी नहीं। आपसे अभी से जैसा तुम चाहोगी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा। बस तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन लेने से बच्चे की और तुम्हारी दोनों की जान खतरे में आ सकती है और मैं यही चाहूंगा कि तुम और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक रहो। तुम्हें अलग घर में रहना है न तो भी कोई मसला नहीं, तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें वहाँ भेज दूंगा। वो बोले जा रहा था जबकि मायरा सर झुकाए रोने में मसरूफ थी, जबकि वारिक को उसके रोने पर मजीद गुस्सा आ रहा था। अब क्या तकलीफ है तुम्हें? अब तो तुम्हारी बात मान रहा हूँ न, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही कर रहा हूँ। नहीं आऊंगा मैं तुम्हारे रास्ते में, जैसा तुम चाहती हो हम वैसा ही करेंगे। तो अब इस तरह आंसू बहाने का क्या मतलब है? नहीं फोर्स कर रहा तुम्हें मैं इस घर में रहने के लिए, अपनी मर्जी से जियो जैसे जीना चाहती हो तुम। वो उसकी तरफ देखते हुए बोल रहा था जबकि मायरा हाथों में मुंह दिए फूट फूट कर रोने लगी। मायरा बेटा चलो घर चलते हैं, इब्राहिम ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। लेकिन मायरा को यूं रोते देखकर वो परेशान हो गए थे। वारिक उसके करीब खड़ा था जबकि मायरा बुरी तरह रोने में मसरूफ थी। नहीं बाबा, ये मेरे घर वापस नहीं जा सकती। वो बाबा को रोक रहा था। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? वहां नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? बाबा को गुस्सा आया था इसकी फजूल बात पर। जहां ये जाना चाहती है वहां जाएगी और आपको इन सब चीजों में पड़ने की जरूरत नहीं है। वो उनकी तरफ देखते हुए बोला। क्या मतलब है तुम्हारा वारिक? क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मायरा अपने घर जाएगी। उठो बेटा हम चलते हैं। वो उसके सर पे हाथ रखते हुए बोले थे। बाबा आप इस लड़की को उस घर में वापस लेकर जाना चाहते हैं जिसने बेबुनियाद आप पर इल्जाम लगाए। उसे बाबा पर भी गुस्सा आ रहा था। आखिर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो इतने प्यार से बात क्यों कर रहे थे इसके साथ? बेटा गलतफहमियां दूर की जाती हैं, इस तरह से बातों को बढ़ाया नहीं जाता। वो समझाना चाह रहे थे। जो भी हो लेकिन ये इस घर में वापस नहीं जाएगी। वो उनकी तरफ देखते हुए जिद्दी अंदाज में बोला। तुम होते कौन हो ये फैसला करने वाले कि मायरा इस घर में जाएगी या नहीं? मायरा इस घर की बहू है, बेटी है मेरी। मैं इस घर से तुम्हें तो निकाल सकता हूँ लेकिन उसे नहीं। वो गलतफहमी का शिकार है, मैं उसे समझाऊंगा कि वो गलत सोच रही है, न कि इस बात को बुनियाद बनाकर मैं उसे खुद से दूर कर दूंगा। लेकिन बाबा वो समझना ही नहीं चाहती। उसे अपनी जिद पर कायम रहने दें, ये जहां जाना चाहती है उसे जाने दें। वो उन्हें समझा रहा था। इसकी जिद का तो पता नहीं बेटा, लेकिन अगर तुम अपनी जिद पर कायम रहना चाहते हो तो शौक से रह सकते हो। बाबा उसकी तरफ देखते काफी गुस्से से बोले थे। मतलब कि आपको मुझसे ज्यादा ये अहम हो गई है। ठीक है, अब इस घर में या ये रहेगी या मैं रहूंगा। उसने अजीब जिद पाल ली थी। बाबा को मजीद उस पर गुस्सा आया और उन्होंने बिना सोचे समझे एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा था। सुन लिया मेरा जवाब या अभी कुछ और सुनना बाकी है? वो उसकी तरफ देखते हुए गुर्राए थे जबकि वारिक एक नजर मायरा को देखता गुस्से से कमरे से ही निकल गया था। घर चले बेटा,
वो उसके सर पे हाथ रखते हुए बोले तो उसने फौरन ही उनके हाथों का सहारा लेकर उठते हुए बाहर की तरफ कदम उठाए थे, जबकि वो यूं ही उसे अपने हिसार में लिए बाहर आ गए थे। वो घर वापस आ चुकी थी। उसे लगा था कि बाबा से जिद लगाकर वो वापस घर नहीं आएगा, लेकिन वो उसी शाम घर वापस आ गया था और आजकल गेस्ट रूम में सो रहा था। पिछले एक हफ्ते से वो मायरा के सामने भी नहीं आ रहा था। उसके साथ उसकी नाराजगी सब घर वालों की नजर में थी, यहाँ तक कि वो अपने कमरे में भी नहीं सो रहा, ये बात भी सब लोग जानते थे और बाबा के साथ भी वो थोड़ा खफा खफा था। बाबा ने मायरा को माफी मांगने का मौका नहीं दिया था, बल्कि कह दिया था कि गलती बच्चों से होती है और बड़ों का फर्ज है उसे माफ कर देना, और उन्होंने उसकी किसी भी बात को दिल पर नहीं लिया। वो गलतफहमी का शिकार थी और गलतफहमी का शिकार इंसान कब क्या बोल जाता है वो खुद भी नहीं जानता। ऐसे मामलों को समझदारी से हल करना चाहिए, न कि उन्हें खींचना चाहिए। इब्राहिम साहब ने दिल से उसे माफ कर दिया था और उसने भी अपना दिल बड़ा करके बदर खान को माफी दे दी थी, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो कभी दोबारा उसके सामने नहीं आएंगे। सब कुछ नॉर्मल जा रहा था। अम्मा उसका बहुत ख्याल रख रही थी। तनावुश भी बहुत सारा वक्त उसके साथ गुजारती थी। अगर कोई नहीं आता था तो सिर्फ वो तो ऐसा नाराज हुआ था कि उसने पलट कर भी उसकी तरफ न देखा था। वो कब से बैठी वारिक और अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोच रही थी। वारिक तो उससे नाराज था और उसकी नाराजगी जायज थी। वो कैसे उसकी नाराजगी दूर करे, कैसे उसे बताए कि वो उससे कितनी मोहब्बत करती है। वो इस गलतफहमी का शिकार था कि वो उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करने में कामयाब न हो सका, जबकि हकीकत तो ये थी कि वो उसे दीवानों की तरह चाहने लगी थी। उससे मोहब्बत करने का हक तो उसकी माँ ने उसे दिया था। वो हमेशा कहती थी वो तुम्हारा मंगेतर है, इसी के साथ हम तुम्हारी शादी करेंगे। वो न चाहते हुए भी दिन रात उसके बारे में सोचती थी। इस सोच ने न सही, लेकिन इस निकाह ने उसके दिल में उस शख्स के लिए मोहब्बत पैदा कर दी थी, और उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करके वो ऐसा रूठा था कि मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। तनावुश ने कमरे में कदम रखा तो वो घुटनों में सर दिए सिसक रही थी। वो परेशानी से उसके पास आकर बैठी थी। क्या हुआ मायरा, आप ठीक तो हो ना? कहीं आपको दर्द तो नहीं हो रहा? मैं अभी वारिक भाई को बुला के लाती हूँ ताकि वो किसी डॉक्टर को बुलाएं। वो परेशानी से कहने लगी थी। वारिक घर पर हैं? वो उसे देखते पूछने लगी थी। हाँ, वो थोड़ी देर पहले ही आए हैं। उसने नजरें झुकाकर उसे बताया था। कैसी बीवी थी, अपने ही शौहर के बारे में नहीं जानती थी। एक तो अम्मा ने उसे इस कमरे से बाहर निकलने से मना कर दिया था। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक कमरे से बाहर नहीं आ सकती, जबकि अहमद और छोटू तो हर वक्त उसी के कमरे में पाए जाते थे। अभी थोड़ी देर पहले अम्मा ने उन दोनों को भेजा था ताकि वो आराम कर सके, लेकिन वो आराम करने के बजाय अंदर बैठी रो रही थी। कैसे हैं वो? उसने पूछा था। कैसा हो सकता है वो इंसान जो अपनी बीवी को एक हफ्ते से न देख पाया हो? तनावुश ने उसके सवाल का उल्टा सा जवाब दिया। मैंने मना तो नहीं किया, उनका कमरा है, वो जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। उसे तनावुश का जवाब पसंद नहीं आया था। हाँ, आपने मना नहीं किया, लेकिन आपने मनाने की कोशिश भी तो नहीं की। शौहर बीवी से क्यों रूठता है? ताकि उसे मनाया जाए, इसलिए नहीं कि उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। ताशफीन मुझसे रूठी तो मैं आसमान जमीन एक कर दूं उन्हें मनाने के लिए, उसने बड़ा इतरा कर कहा था। बस कर दो तनावुश, बीवी कितनी जमीन में हो सब पता है, और मैं कैसे मनाऊं उनको? वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। जानती हो, जिस दिन वो कमरा छोड़कर गए थे मैंने गेस्ट रूम में जाकर उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। वो किसी मासूम बच्ची की तरह शिकायत कर रही थी। तो बस आपने हार मान ली। आपने उनको इतनी सारी बातें सुनाई। आप उनको उनके घर वालों से दूर करना चाहती थी। आपकी एक गलती उनको औलाद की नेमत से महरूम कर सकती थी। आपको पता है, अगर वो बाहर भी किसी मुल्क में जाते हैं न तो भी 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं रह पाते, क्योंकि वो घर वालों के बगैर रह ही नहीं पाते, खासकर बाबा के बिना तो कभी भी नहीं रहे वो। और आप उन्हें इन घर वालों से दूर करना चाहती थी। और आप चाहती हैं कि वो आपसे खफा भी न हो। ये तो ज्यादती है न उनके साथ। वो रूठे हैं आपसे, आपका फर्ज बनता है उन्हें मनाना। वो 1000 बातें सुनाए, खफा हो, लेकिन आपका पीछे हटना बनता नहीं है। तुम मेरी मदद करो ना।
वो उसके हाथ थामते हुए अचानक से बोली तो तनावुश परेशान हो गई। कैसे? मेरा मतलब है मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? अगर मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर मदद करूंगी। तुम उन्हें किसी तरह इस कमरे में भेज दो। मायरा उसके हाथ थामते हुए कहने लगी जबकि वो परेशान हो गई थी। वो कैसे भेजेगी, क्या कहकर भेजेगी? वो तो कमरे का नाम भी सुनना पसंद नहीं करता। चलो मैं कोशिश करती हूँ, अगर हो सका तो भेज दूंगी। वो यकीन दिलाती कमरे से उठकर बाहर निकल गई थी, जबकि मायरा दुआ कर रही थी कि इस मसले का कोई ना कोई हल निकल आए। अब मजीद वारिक से दूर वो भी नहीं रह सकती थी। क्या हुआ मेरी जाने मन, मेरी जलेबी, मेरी पटाखा। ताशफीन उसकी गर्दन पर जा बजा अपने लब रखता उसे अपनी सख्त गिरफ्त में ले चुका था। ताशफीन कुछ और सोचता है, आपको घर में इतनी टेंशन चल रही है और आपको रोमांस की पड़ी है। वो उसे खुद से पीछे दूर करते हुए नाराजगी से बेड पर जाकर बैठ गई थी। टेंशन? घर में कौन सी टेंशन है मेरी जान जो तुम इतनी टेंशन ले रही हो? जरा बताओ, मैं इस टेंशन की टांगे तोड़ के आता हूँ। वो उसके सामने जमीन पर बैठता हुआ उसका चेहरा अपने हाथों में लेता उसके लबों को शिद्दत से चूम चुका था। हाँ, पहले आप ये कर लीजिए, मेरी बात बाद में सुनिएगा। वो उसके रोमांस से तंग आकर बोली थी, लेकिन ताशफीन को तो जैसे मौका मिल गया था। वो अगले ही लम्हे उठकर खड़ा होता, एक झटके में अपनी शर्ट उतारता उसे बेड पर धक्का दे चुका था। मुझे नहीं पता था तुम्हें भी मेरे पास आने की इतनी जल्दी है। उसकी गर्दन से दुपट्टा निकालते हुए वो अपने शिद्दत से भरपूर अंदाज में उसकी गर्दन को चूमने लगा था। ताशफीन, मैं ये नहीं कह रही, मेरी बात सुने पहले, मुझे टेंशन हो रही है। वो समझाने वाले अंदाज में बोली। और तुम्हें पता है कि इस तरह मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पाऊंगा। पहले तुम जरा मेरी खिदमत करो, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत दिखाओ, इसके बाद हम तुम्हारे मसले का हल निकालेंगे। समझो न यार, वो मिन्नत भरे अंदाज में बोला तो तनावुश को न चाहते हुए भी खामोश होना पड़ा। एक तो आपके इस रोमांस का न कुछ करना पड़ेगा। अपनी गर्दन पर उसके लबों का बेबाक लम्स महसूस करती वो इस अंदाज में बोली थी कि ताशफीन को हंसी आ गई। तुम्हारे बस की बात नहीं है कुछ करना, जो कुछ करना है मैंने ही करना है। तुम तो शादी के 80 साल बाद भी कहोगी ताशफीन मुझे शर्माती है। उसका अंदाज सरासर उसे छेड़ने वाला था, जबकि वो उसे घूर कर रह गई थी, लेकिन वो उसकी घुरियों से डरता नहीं था। अच्छा, अपने डिंपल्स दिखाओ ना। वो उसके गाल पर हल्का सा काटते हुए बोला तो उसने मजीद उसे घूरा। आंखें दिखाने के लिए नहीं, डिंपल दिखाने के लिए कहा है। वो बेबाकी से उसके गाल को चूमते हुए मजीद फ्री हो रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके एक एक नक्श को अपने लिबों से छूता उसे अनमोल कर रहा था। उसका अंदाज आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करने लगा था। अपनी सांसों पर उसकी गिरफ्त सख्त होती महसूस करके वो करवट बदल गई, लेकिन वो कहाँ जानती थी कि इस तरह करवट बदल कर वो उसके दुश्मन को उसकी निगाहों के सामने ले आई है। थैंक यू, इसी को तो ढूंढ रहा था मैं। उसकी कमर पर अपने लब रखते हुए उसने एक झटके में उसकी डोरी को से शर्माने पर वो मोहब्बत से उसका रुख अपनी तरफ फेरता उसके लिबों पर अपने लिबों की गिरफ्त सख्त कर गया था। उसका नोखेज हुस्न उसे हर रात की तरह फिर से बहकने पर मजबूर कर गया। और वो तो बहकना चाहता था। ये नशा इस दुनिया का सबसे खूबसूरत नशा था जो उसे अपनी बीवी को अपनी बाहों में लेकर मदहोश करता था। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? उसकी गर्दन पर अपनी उंगली फेरते हुए वो उसके चेहरे तक आया था, माथे से लिबों के बीच एक लाइन खींचता वो उसके लिबों पर प्यार भरी जसारत कर गया। तनावुश ने घूर कर उसे देखा था। आपका दिल भरता नहीं है न ये सब कुछ करके? वो उसकी बाहों में बेबस पड़ी थी, वो उसे उठने नहीं दे रहा था। उसका मसला जानने के लिए वो तैयार था, लेकिन शर्त ये थी कि वो उसकी बाहों में कैद होकर उसे अपना मसला बताएगी। बीवी, तुम अपना मसला बताओ, मेरे पर्सनल्स में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। वो एक और पुरशौक जसारत उसके लिबों पर करते हुए बोला था। तनावुश सिर्फ मुठियां भींच कर रह गई। इस टाइम तो वो उसे धमकी भी नहीं दे सकती थी, वरना खुद पर भारी पड़ जाती। मसला ये है कि मायरा ने मुझे कहा है कि किसी भी तरह वारिक भाई को कमरे में भेजे, बाकी वो मना लेगी। तो मैं उनको क्या बोलूं जाकर कि मायरा उन्हें कमरे में क्यों बुला रही है? वो तो मायरा के बारे में कोई बात भी नहीं करते। वो बड़ी मासूमियत से उसे मसला बता रही थी। तो जानम, ये उनका मसला है, वो खुद हल कर लेंगे, तुम्हें बीच में पड़ने की क्या जरूरत है?
मायरा बच्ची थोड़ी है, जाकर अपने शौहर से खुद बात करे, और बीवियों को हजार तरीके आते हैं शौहर को मनाने के। मायरा से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अब इस मसले में भी वो तुम्हारी मदद चाहती है, कम अज कम यहाँ तो लड़की अपना दिमाग लड़ाती है। वो उसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि वो नाराजगी से उसे देखने लगी। मतलब कि तुम मदद करना चाहती हो? वो उसका चेहरा देखते हुए बोला, तो उसने बड़ी मासूमियत से हाँ में सर हिलाया। ठीक है जानू, कुछ करते हैं। अगर हम जाकर ये कहें कि मायरा तुमसे बात करना चाहती है, तो वो मानेगा नहीं, कुछ और करना पड़ेगा। खैर देख लेंगे, फिलहाल तुम तो आओ इधर मेरे पास। दूर से कैसे इस मसले को हल करेंगे? वो उसके गिर्द बाहें फैलाता, उसे पूरी तरह से कैद करता बेबस करने लगा था। तनावुश सिर्फ उसकी बाजू पर चुटकी काट कर रह गई थी। तुमने मुझे चुटकी काटी, अब इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। वो उसे घूरते हुए उसके लबों पर झुक गया था, और अब तनावुश पछता रही थी अपनी इस मासूम छोटी सी गलती पर। वारिक, वारिक, जल्दी चलो, पता नहीं मायरा को क्या हो गया है। मेरे ख्याल में उसे कहीं दर्द हो रहा है। अम्मा भी घर पर नहीं है, वो पड़ोस में किसी की शादी है न वहां गई हुई हैं। एक तो डैनी को शौक चढ़ा है पाकिस्तान की शादियां देखने का, खुद निकाह कर चुका है, लेकिन सुकून उसे फिर भी नहीं मिल रहा। तनावुश भी घर पर नहीं है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, प्लीज जल्दी चलो। वो जैसे ही ऑफिस से वापस घर आया था, ताशफीन भागता हुआ उसके पास आया। वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। बच्चे, डैनी और वो ज्यादातर घर पर ही होते थे, लेकिन बच्चे शाम के वक्त मदरसे चले जाते थे। डैनी का अभी परसों निकाह हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मसरूफ रहने लगा था। एक तो मसरूफियात की वजह निशा थी, जिसके साथ वो हर वक्त फोन पर बिजी रहता, और दूसरा उसे पाकिस्तान में होने वाले इवेंट्स देखने का शौक चढ़ा हुआ था, जिसमें अक्सर इरफान साहब भी उसका साथ देते थे। और आज भी वो लोग मोहल्ले में होने वाली एक शादी पर गए हुए थे कि पीछे से मायरा की तबीयत खराब हो गई। वारिक की तो जान जैसे सूली पर रखी थी, वो तेजी से मायरा के कमरे की तरफ भागा था, जबकि ताशफीन भी भागते हुए उसके पीछे आया था। जैसे ही वारिक ने कमरे के अंदर कदम रखा, ताशफीन कहीं गायब हो गया। लेकिन उसे ताशफीन का होश ही कहाँ था, उसे तो बस मायरा की परवाह थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो मायरा उसे कहीं पर नजर नहीं आई थी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आई थी, मतलब कि वो अंदर नहा रही थी। यहाँ तक कि उसे अंदर से मायरा के गुनगुनाने की आवाज भी आ रही थी। इसका मतलब था कि वो बिल्कुल ठीक थी, और ताशफीन ने उससे झूठ कहा था। वो वापस जाने के लिए पलटने ही लगा जब पानी का नल बंद हुआ और मायरा कमरे से बाहर निकली। उसे अपने कमरे में देखकर पहले तो वो हैरान रह गई थी। क्या तनावुश ने अपना वादा पूरा कर दिया था? क्या वो उसे कमरे में भेजने में कामयाब हो गई थी? वो बिना कुछ बोले पलट कर जाने लगा था, जबकि इतने दिनों के बाद इस दुश्मन जां को देखकर उसके कमबख्त दिल ने घंटियां बजाना शुरू कर दी थी, लेकिन वो उससे नाराज था और इतनी जल्दी मानने का हरगिज कोई इरादा नहीं रखता था। वारिक, वो तकरीबन भागते हुए उसके करीब आई थी, जबकि वो दरवाजे पर हाथ रख चुका था, लेकिन ये क्या, दरवाजा तो बाहर से लॉक था। ताशफीन, दरवाजा खोलो, उसने गुस्से से कहा था, लेकिन वहां कोई होता तो कोई सुनता ना। लगता है दरवाजा अटक गया। उसे अपने पीछे से आवाज सुनाई दी थी। अटक नहीं गया मोहतरमा, बाहर से किसी ने लॉक कर दिया है। वो गुस्से से खा जाने वाले अंदाज में बोला था। हाँ तो गुस्सा क्यों कर रहे हैं, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैंने नहीं किया लॉक। वो भी उसी के अंदाज में बोली थी। तुमने नहीं किया तो चुप करके खड़ी रहो, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। उसने गुस्से से दरवाजे को खींचना चाहा था। हाँ तो जाए, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। बेबी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके बाबा रात को आएंगे आपसे मिलने के लिए, चोरी चोरी सबसे छुप कर एटीट्यूड भी तो दिखाना है ना। लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपसे प्यार जताने के लिए वो रात के किसी भी वक्त आ जाएंगे आपसे मिलने। वो आहिस्ता आवाज में मिनमिनाते हुए अपने पेट को सहला रही थी, जबकि वारिक का हाथ दरवाजे के हैंडल से उठ गया था। तुमसे मिलने नहीं आया था, अपने बच्चे को देखने आया था, वो खा जाने वाले अंदाज में बोला था। हाँ तो मैं कब कह रही हूँ कि आप मुझसे मिलने के लिए आए थे? क्या मैंने ऐसा कुछ कहा? नहीं न बेबी, देखिए मेरा बच्चा भी गवाही दे रहा है। तुम्हारा नहीं, मेरा बच्चा। ये मेरे बस में नहीं है, वरना अभी के अभी ले लेता तुमसे मैं अपना बच्चा।
हाँ, अल्लाह पाक ने इसीलिए ये अपने बस में रखा हुआ है। वरना आप मर्दों का क्या भरोसा, जो लम्हे में जिंदगी से निकाल दें, उन पर भला कोई क्या ही उम्मीद रख सकता है। उसका अंदाज तंजिया था। यही गलती है तुम्हारी मायरा, तुम्हें कभी अपनी गलतियां नजर ही नहीं आती। तुम्हें मेरी बातें याद आ रही हैं, मेरा अमल समझ में आ रहा है, लेकिन अपनी गलती तुम अब तक नहीं जान पाए हो। वो बेहद गुस्से से बोला था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो उससे शिकवे शिकायतें कर रही थी, न कि वो अपनी गलती मानती। हाँ, तो आप क्या कर रहे थे? आप मुझे न्यूयॉर्क भेज रहे थे, चाचू के घर भेज रहे थे। इंसान गलत होता है वारिक, उसकी गलतफहमी दूर की जाती है, उसे खुद से दूर नहीं किया जाता। लेकिन आप मुझे खुद से दूर कर रहे थे। हाँ, तो तुम कहती न कि तुम्हें दूर नहीं जाना, मेरे पास रहना है, मेरे साथ रहना है। तुम कुछ बोली नहीं। नखरे किसने दिखाने थे? वो घूर कर बोला। हाँ, दिखाने थे मुझे, नखरे नहीं कुछ भी कह पाई। शर्मिंदगी थी मुझे, किस मुंह से कहती कि आपके साथ रहना है, जबकि इतना कुछ खराब कर चुकी थी मैं। बहुत बुरी हूँ वारिक, मैं अपनी हर चीज खुद अपने हाथों से बर्बाद कर देती हूँ। वो उसके सामने खड़ी अपने हाथों में चेहरा छुपाए सिसकने लगी थी, जबकि वारिक गुस्से से उसे देखने लगा। हाँ, ये कर लो, ये तो सबसे जरूरी है न, यहाँ बैठ के आराम से पहले रो लो। वो उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठा चुका था। उसके रोने से वो अच्छा खासा इरिटेट हो गया था, लेकिन उसे चुप करवाने के बजाय वो उसे एक साइड कर चुका था ताकि वो सुकून से बैठकर रो सके। जबकि मायरा अब सचमुच में बिलख बिलख कर रोने लगी थी, लेकिन वो उसे चुप नहीं करवा रहा था, बल्कि एक साइड पर खड़े होकर सीने पे हाथ बांधे उसके चुप होने का इंतजार कर रहा था। वो कब से रोए जा रही थी, जबकि वो खड़ा उसे देख रहा था। उसे चुप करवाने की बजाय, उसे हौसला देने के बजाय बस खड़ा था। अब मायरा को भी गुस्सा आने लगा था। अगर आपको बस खड़ी होकर मुझे रोते हुए देखने में मजा आ रहा है तो बता दे, वरना चले जाएं कमरे से बाहर। मैं क्यों जाऊं? मेरा कमरा है, मेरा घर है। तुम तो वैसे भी इस घर में नहीं रहना चाहती थी ना। इस घर के दरो दीवार से तो तुम्हें अपने बाबा के खून की बू आ रही थी, अब मेरे बाबा के खून की वजह से सही सलामत बैठी हो यहाँ। बड़ा चुभता तंजिया अंदाज था। ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, शायद थप्पड़ भूल गए हैं आप। हॉस्पिटल वाला अभी भी अगर इन्हें पता चल जाए न कि आप यहाँ मेरे साथ इस तरह से बात कर रहे हैं इस कमरे से, तो क्या इस घर से भी निकाल बाहर करेंगे। और मैं ये भी बताऊंगी सबके सामने, बड़े एक्शन मार रहे हैं कि मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, मुझसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन आधी रात को यहाँ मेरे पेट पे हाथ रख के सोते हैं, बल्कि सर भी। और ये बात बताते हुए तुम्हें शर्म तो जरा भी नहीं आएगी? वो उसे घूर कर बोला था। हाँ, नहीं आएगी शर्म। वो आंसू साफ करती पूरे मुकाबले पर उतरी हुई थी। हाँ, ये सच था कि वारिक हर रोज उसे देखने के लिए आता था, लेकिन अंधेरे में उसका चेहरा देख नहीं पाता था। शायद कल रात जब कमरे के अंदर कदम रखते हुए वो टेबल से टकराया था, उसकी आंख खुल गई थी, जिसके ताने वो इस वक्त सुन रहा था, वरना पिछले एक हफ्ते से तो उसे पता भी न चला होगा कि वो उसके करीब आता है। सिर्फ रोना ही है या बात भी करनी है? वो आखिर उसके पास बैठकर पूछने लगा। आपसे तो हरगिज मुझे कोई बात नहीं करनी। वो मजीद गुस्सा हुई थी। रस्सी जल गई, बल नहीं निकले। देखो, नाराज मैं हूँ, मनाना तुम्हें चाहिए। उसने बताना जरूरी समझा था। नहीं मनाती मैं, जाएं जाकर सो जाएं गेस्ट रूम में जाकर। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसे ही सो जाऊं? मतलब मुझे मनाने के लिए कोई एहतमाम नहीं करोगी? और मैं फजूल में एक हफ्ते से रूठ कर बैठा हुआ हूँ कि मेरी बीवी मेरे लिए कुछ स्पेशल प्लान करेगी। उफ, गलत जगह दिल लगा बैठे तुम वारिक, यहाँ पर तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। सोचा था दूसरे मुल्क से बीवी लाया हूँ, थोड़ी तो मॉडर्न बीवियों की तरह बोल्डनेस दिखाएगी, लेकिन तुम तो निकली एकदम अंदर से देसी। बहुत मायूस किया है तुमने बीवी। वो उसके पास बैठते हुए बोला तो वो पीछे हटी, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब हो रहा था। दूर हटे मुझसे, जाकर गेस्ट रूम में सोएं। हाँ, ताकि तुम मुझे जिंदगी भर के लिए उसी गेस्ट रूम में छोड़ दो। तुमसे तो मैं ये उम्मीद भी नहीं कर सकता कि तुम खुद से मुझे मनाने आओगी। यहाँ बैठकर रोना धोना कर लोगी, ये नहीं कि गेस्ट रूम में आकर अपने शौहर को एक मीठी सी पप्पी देकर मना लो। खाक अंग्रेज हो तुम। चलो अब लड़ाई लड़ाई माफ करवा, अल्लाह का घर साफ करो। वो उसे अपनी बाहों में लेते हुए बोला था। कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, आप जाएं अपने कमरे में जाकर आराम करें, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ।
आपने नाराज रहना है न तो जिंदगी भर जाकर नाराज रहिए, मैं नहीं आऊंगी मनाने के लिए, और खबरदार जो रात को मेरे बेबी के पास आने की भी कोशिश की। अरे अरे, ऐसे कैसे चले जाऊं, इतने जतन किए हैं, मेरी बीवी ने इतने आंसू बहाए हैं मेरे नाराज होने पर, अब तो मुझे मान ही जाना चाहिए। उसका अंदाज काफी शरारती था, उस पर झुकते हुए वो उसे बेड पर लिटा चुका था। वारिक दूर हटे, उसने गुस्से से कहा था। हटी न जाऊं मैं दूर, वो कहा लगाकर उसे करीब खींच चुका था, और उसके लबों पर झुकने ही लगा था कि वो मायरा मुंह फेर गई। मायरा, उसने टोका था। पहले सॉरी बोले, शर्त आई थी, कुछ ज्यादा नहीं फैल रही तुम। सॉरी तुम्हें बोलना चाहिए मुझे, न कि मुझे तुम्हें, वो याद करवा रहा था। क्यों जी, आपको सॉरी क्यों बोलना चाहिए मुझे, मैंने गलती की थी, बदतमीजी की थी बाबा जान के साथ, और उनसे माफी मैं मांग चुकी हूँ, और वो बहुत बड़े दिल के मालिक हैं, उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया है। और एक आप हैं जो अपनी गलती होने के बावजूद मुझे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। वो तो हैरान हो उठा था उसकी हठ धर्मी पर। मेरी क्या गलती है, वो सवाल करने लगा। कि आपने अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को डांटा। इतनी प्यारी बीवी हूँ मैं आपकी, मैं आपसे तो कुछ नहीं कह रही थी, जो भी कह रही थी अपने बाबा जान से कह रही थी। ये मेरा और उनका मसला था, आप बीच में पड़े ही क्यों? और ऊपर से आप अब भी मुझे डांट रहे हैं, मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। मुझसे माफी मांगने के बजाय उल्टा सीधा सुना रहे हैं। और आपकी वो बहन मुझे कह रही है मुझे आपको मनाना चाहिए। क्यों, मेरा क्या कसूर है, मैं क्यों मनाऊं? मैं तो बस सोच रही थी कि आप एक दफा कमरे में आए, आपकी क्लास तो मैं लूंगी। वैसे इरादा तो मेरा आपकी चोरी रात को ही पकड़ लेने का था, फिर मैंने सोचा आप अपने बेबी से प्यार कर रहे हैं तो मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए, वरना आपका इलाज मैंने कल रात को ही कर देना था। वो बड़े मजे से बोली थी, जबकि वारिक तो बस उसे देखकर रह गया। वो ही बेवकूफ था जो सोच रहा था कि उसकी बीवी उसे मनाने के लिए कुछ प्लान कर रही होगी। हाँ ठीक है, तो अब इस टॉपिक को खत्म करो और इधर आओ मेरे पास, इतने दिनों से दूर हो, सुकून से सो भी नहीं पाया मैं। वो उसे बेड पर लिटाते हुए उसके ऊपर झुका था। पहले सॉरी बोले मुझे, वो उसे कंधे से दूर करते हुए नाराजगी भरे लहजे में बोली थी। मायरा, इस वक्त नो एग्रीमेंट्स। इस वक्त मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हें अपने बहुत करीब कर लेना चाहता हूँ। और अब अगर तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला न, तो मैं बिल्कुल भी तुमसे प्यार से पेश नहीं आऊंगा। अंदाज में वाज़ेह धमकी थी जिसे वो महसूस कर चुकी थी। मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, उसने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा, तो तुमने कुछ भी नहीं कहा तो फिर पास आओ न, दूर रहकर क्या करोगी? वो उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बनाता उसे अपनी बाहों में कैद कर चुका था। उसके नाजुक गुलाबी लबों पर झुकते हुए उसके लबों से मीठा जाम पीने लगा था। वो जानता था कि उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, उसकी धड़कनें मध्यम हो रही थी। लेकिन इस वक्त वो मजबूर था, इस वक्त उसकी तलब हर चीज पर हावी थी, वो बस अपने अंदर की सारी बेचैनी बेकरारी उसके अंदर उंडेल देना चाहता था। वो कतरा कतरा उसकी सांसों को पीता उसे खुद में कैद करता जा रहा था। उसकी गर्म सांसों का लम्स उसके लबों के बाद अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए उसने उसके हाथों की सनसनाहट अपनी कमर पर महसूस की थी। लेकिन वो बोली कुछ नहीं, क्योंकि वो भी बहुत दिनों से ये जुदाई काट रही थी। वारिक पूरी तरह उसके दिलनशी सरापे में खोया हुआ था। उसने वारिक का हाथ अपनी कमर से ऊपर कंधे की तरफ जाता महसूस किया था, और फिर उसने अपना भरपूर हक इस्तेमाल करते हुए उसकी शर्ट कंधे से नीचे की थी। उसकी धड़कनों को अपने लबों से पुरसुकून करता वो उसकी सारी नाराजगी खुद में उतार गया। अब वो थी और वारिक की बेकरारियां, जो उनकी धड़कनों को एक साथ रक्स करने पर मजबूर कर गई थी। जबकि उसकी बाहों में कैद वो अपनी नाराजगी खुद ही खत्म कर चुकी थी। और वैसे भी वो वारिक इब्राहिम था, वो उसे ज्यादा देर नाराज होने का हक देता ही कहाँ था। बहुत बहुत मुबारक हो ताशफीन, तुम एक साथ 3 बेटों के बाप बन गए हो। बाबा तो खुशी से नाचे जा रहे थे। उनके बेटे ने आखिर एक साथ उन्हें 3 खुशियां दी थी। खैर मुबारक बाबा, आपको भी मुबारक हो। तनावुश तो ठीक है न, वो हॉस्पिटल भागा भागा पहुंचा था, जहां बाबा ने एक ही साथ उसे 3 बच्चे पकड़ाए थे। अल्लाह का करम है बेटा, तुम्हारी अम्मा ने उसे देसी घी और मक्खन की ऐसी ऐसी डिशेस खिलाई थी न कि किसी तरह के मसला होने की कोई चांस ही नहीं थे।
माशाअल्लाह, मैं तो 3 पोतों का दादा बन गया। बाबा तो खुशी से झूम रहे थे। जब दूसरे वाले रूम से डॉक्टर एक छोटी सी गुलाबी बच्ची को लेकर बाहर निकली थी। बहुत बहुत मुबारक हो, बेटी हुई है। वो मायरा की छोटी सी बच्ची उनके बाजू में थमाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने पहले ही 3 बच्चे पकड़ रखे थे। इधर दे डॉक्टर, यहाँ जगह है। उन्होंने बड़ी खुशी से अपनी पोती के लिए भी जगह बनाई थी, जबकि उनके अंदाज पर डॉक्टर भी मुस्कुराई। ये तो चीटिंग है, मेरे 3 एक भी बेटी नहीं और इसकी पहली ही बेटी। वारिक भागता हुआ वहां आ रहा था जब ताशफीन ने उसकी छोटी सी गुलाब सी बेटी को उसके हाथ में पकड़ाते हुए फरमाइश की, अबे हट खबरदार, जो मेरी बेटी पर नजर रखी। ये कितनी प्यारी है। वारिक बेसाख्ता ही उसके गालों को चूम बैठा था, लेकिन इस मूंछड़ की मूंछों ने उसकी नींद में खलल डालने की गुस्ताखी कर दी थी और अब वो गला फाड़ फाड़ कर रोए जा रही थी। अरे अरे, इसे क्या हो गया? वो परेशानी से कहने लगा था जब ताशफीन ने उसे दोबारा से अपनी बाहों में ले लिया था। हाँ, क्योंकि इस मासूम सी परी को अपना मूंछों वाला बाप पसंद नहीं आया, इसको तो अपने छोटे पापा पसंद है ना बेबी? वो उसके गालों को चूमते हुए बोला। बेशक पसंद न हो, लेकिन फिर भी ये मेरी है तो अपने 3 संभाल। वो छीनने वाले अंदाज में उससे अपनी बेटी लेता सीधा मायरा वाले कमरे की तरफ चला गया था। बाबा, वो ले गया, उसने शिकायती अंदाज में कहा तो बाबा का कहा बुलंद हुआ। तो क्या ये तुझे प्यारे नहीं लग रहे? उन्होंने उसका ध्यान उसके बेटों की तरफ दिलाया था। ये भी तो प्यारे हैं, लेकिन वारिक की बेटी थी। बाबा, प्यारे तो ये भी बहुत हैं, लेकिन मैं अगली दफा बेटी लेके आऊंगा। मैं जा रहा हूँ अपनी तनावुश के पास। वो कहते हुए अंदर चला गया था, जबकि बाबा अपने पोतों को संभाल रहे थे कि डैनी और निशा वहां आ पहुंचे। हाँ डैनी, तुम कब अपने बाप को दादा बनाओगे? उन्होंने डैनी को एक बच्चा देते हुए पूछा था। पहले ये खुद तो बड़े हो जाएं मामू जान, ये सब कुछ तो हम बाद में सोचेंगे। एक बच्चे को निशा अपनी गोद में लेते हुए इस अंदाज में बोली कि वो उसे घूर कर रह गया। अब मैं भी इंतजार नहीं करूंगा। वो उसके कान में गुनगुनाया था, जबकि निशा नफी में गर्दन हिलाती वही बैठ गई थी। ताशफीन, हमारे बच्चे कितने प्यारे हैं, आपने देखे हैं? वो बहुत खुशी से कह रही थी। इन दिनों वो काफी हेल्दी हो गई थी और फिर ताशफीन की मोहब्बतों के रंग भी तो उस पर खूब चढ़े थे। हाँ हाँ, देख लिए मैंने, बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल तुम पर गए हैं। और तुम्हें पता है सेंटर वाले का डिंपल भी है, लेकिन क्या तुमने नामों की लिस्ट बनाई है? वो उसके पास ही बेड पर बैठते हुए पूछने लगा था, जबकि वो अपना मोबाइल उठाकर उसे नामों वाले लिस्ट दिखाने लगी थी। जब बाहर से शोर की आवाज सुनाई दी, अम्मा, छोटू और अहमद बाहर पहुंच चुके थे। अब जंग ये थी कि वो उन बच्चों के चाचू हैं, मामू हैं, या फिर उम्र का लिहाज करते हुए भाई। मेरी बेटी ना बिल्कुल तुम पर गई है, बहुत नखरे कर रही है, एक छोटा सा किस क्या कर दिया, मैडम के मिजाज ही नहीं मिल रहे। वो उसके साथ बेड पर इस अंदाज में आकर लेटा था जैसे वो उसके घर का बेडरूम हो, और साथ ही उसने अपने और मायरा के बीच में उस छोटी सी जान को भी रख दिया था। हाना वारिक, मैंने भी देखा है, ये कुछ ज्यादा ही मूडी है, ऐसे बच्चे न बड़े होकर भी। कंट्रोल, जाने मन कंट्रोल, अपनी बेटी के खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। वो उसे घूरते हुए बोला तो वो आगे से उसे घूर कर रह गई, खुद क्या वो उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहा था। बस इसे मेरी किस पसंद नहीं आई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी, इसको पता चल जाएगा कि इसके बाबा की मूंछें हैं। जिस तरह मैंने तुम्हें समझा दिया। वो उसके लबों पर पुरशोक जसारत करते हुए बोला तो वो उसे धक्का देती बेड से नीचे गिरा चुकी थी, और साथ ही साथ उसके नीचे की तरफ गिरने पर उसकी छोटी सी मासूम बेटी का हाथ भी उसके सीने से टकराया था। अरे अरे वारिक, आपकी बेटी ने तो आपको धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। उसने बड़ी मासूमियत से सारा इल्जाम उस गुलाबी सी जान पर लगा दिया था, जो बड़ी बड़ी आंखें खोले टकटकी लगाए उसे देख रही थी। कोई बात नहीं, ये तो बाबा की जान है। वो दोबारा से उसके पास आते हुए एक बार फिर से उसके छोटे छोटे हाथों से खेलने लगा। वो थी ही कितनी सी, उसके एक हाथ जितनी, लेकिन वारिक के लिए तो वो उसकी कुल कायनात थी, जिसका इंतजार वो कितने दिनों से कर रहा था। आज उनके घर में एक साथ चार चार खुशियां आई थी। उनका घराना खुशी से झूम उठा था। डॉक्टर ने कहा था कि मायरा कमजोर है तो आखिरी वक्त में उसके लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन अम्मा ने ऐसे ऐसे टोटके आजमाए थे कि उसकी डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी थी।
और अम्मा की दुआओं का ही तो नतीजा था कि आज वो सब खुश थे। अल्लाह पाक ने उन्हें गम दिखाए थे, लेकिन वो उनके लिए खुशियों का वक्त भी तो लेकर आया था। इब्राहिम साहब ने बहुत सब्र किया था, बहुत कुछ सहा था, लेकिन आज उनका सब्र उन्हें कितनी खुशियां दे गया था। थोड़ा वक्त लगा था, लेकिन उसने उन्हें खुशियों से माला माल भी तो कर दिया था। खत्म शुभ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिए। अपना सपोर्ट और प्यार दिखाए।